नहीं, फिटनेस का मतलब ये नहीं कि हमने इस तरह की कोई फिटनेस का भी मतलब समझ ले, देखें फिटनेस ये करना है कि ताकि इबादत में खुशू हुजूर रहे, ताकि आप फिटनेस रहे, सजदा कर सके। 20-20 साल से जिम जा रहे हैं, इनके अपने अपने जिम ओन कर रहे हैं और ये लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि एब्स कैसे बना लिए। इसका मतलब तो इन लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है कि एब्स कैसे डेवलप करना है। इसका मतलब इनके पास बेसिक न्यूट्रिशन की गाइडलाइंस ही नहीं है। फैट लॉस का मतलब ये है कि आपने अपने मसल को प्रोटेक्ट करना है, फैट को लूज करना है, क्योंकि अगर आपने मसल को लॉस कर दिया तो आपको कमजोरी हो जाएगी। नेक्स्ट फील्ड आप कौन सी सिलेक्ट करेंगे? जो मैंने एक स्किल आपका और देखा है अभी आज, जैसे जैसे एक इंसान की बॉडी फैट कम हो रहा होता है वैसे वैसे उसको क्वांटिटी ऑफ फूड चेंज करना पड़ता है। शराब हम बेच रहे हैं, हम उसके अंदर औरतों को हम दिखा के काम कर रहे हैं, ड्रामों में फिल्मों में हमारा क्या चल रहा है, हमने इस्लाम की कौन सी चीज नाफिज की है, तो फिर अल्लाह की रहमत नहीं आएगी, फिटकार आएगी आपके ऊपर। 5 नमाजें पढ़ रहे हैं, बहुत सारे मैंने देखा, लेकिन उनके बॉडी स्ट्रक्चर मैंने फिर भी आउट देखे हैं। वो क्यों है? जब तक आपके पास डाइट एंड न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं होगी, आप पूरी जिंदगी जिम जाए अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये हो रहा है हमारी यंग जनरेशन के साथ। ये भी एक हमारे नाशुक्री भी है ना, जो आपने कहा कि हलाल में शुक्र। भाई यार एक बड़ा प्रॉब्लम जारी, आपका पेट भी निकला हुआ होगा, आपके सिक्स पैक फिटनेस की डेफिनेशन नहीं है। फिटनेस की डेफिनेशन है कि आप अपनी जो रोजमर्रा की एक्टिविटी कर रहे हैं उन एक्टिविटीज को करने में आपको परेशानी ना हो, वो फिटनेस कहलाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह। तहसीन भाई आप बताएं, हुक्म करें, खादिम आपके बताएं क्या करना है। यार ये आप मुझे भी सिखाएं, आपने कहाँ से सीखा? इतना अच्छा रिप्लाई किया आपने, ये तो सीखना चाहिए ना। नहीं, ये रिप्लाई खूबसूरत तो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा को सिखाया था उस वक्त जब अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक्म किया कि आपने फ़िरौन के पास जाके अल्लाह का मैसेज देना है। सो रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक मेरा सीना खोल दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, यानी जो बात मैं जिसको जैसे समझाना चाह रहा हूँ उसको वैसे ही समझ में आए। सो अब होता ये है कि अक्सर हम लोग किसी को कोई चीज़ समझाना चाह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ 1+1 11, आपको समझ में आया 1+1 2। तो इसका मतलब ये है कि मैं जिस इंटेंशन से आपको जो समझाना चाह रहा हूँ आपको वही समझ में आए। मिसाल के तौर पे मैं जब चाहता हूँ कि आपको 1+1 11 समझ में आए तो आप 1+1 11 समझो, और जब मैं उस गुफ्तगू को करूँ और मैं चाहूँ कि आप 1+1 2 समझो तो आपको 1+1 2 लगे। सो इस गुफ्तगू की बरकत अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी वालदा ने हमें बचपन से ये तरबियत दी, तो ये तो वो आयत है जो अल्लाह ने अपने नबी को सिखाई। तो फिर हमारी कोशिश होती है कि गुफ्तगू हम इसी से आगाज़ करें। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने नोटिस किया है पीछे कि फिर सारी बात जितनी भी हो रही होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक अपनी अमान में ले लेते हैं। और ऐसे भी हमें बिस्मिल्लाह से और दुआ से शुरू करनी चाहिए ना चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी, और दुरूद शरीफ भी ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अब एक रूटीन में है कि दुरूद शरीफ भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो बड़ा अच्छा आपने स्टार्ट ही आपने मोमेंटम बड़ा अच्छा क्रिएट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सर। थोड़ा सा क्योंकि हमारे व्यूअर्स हो सकता है ना जानते हो, वैसे तो आप बड़े फेमस आदमी हैं, उनके बारे में थोड़ा कोई फेमस नहीं है, और हर पॉडकास्ट जो भी हमें इनवाइट आता है हमारी पूरी कोशिश होती है बगैर किसी तरदीद के हम उसके पास हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि हर बंदे का अपना एक प्लेटफॉर्म है, उसके अपने लिसनर्स हैं, तो हमारी गुफ्तगू जितने लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि देखिए मैं एक एंटरटेनर नहीं हूँ, मैं एक एजुकेशन की फील्ड से मेरा वास्ता है, मैं फिटनेस के ऊपर लोगों को एजुकेट करता हूँ। सो हमारे यहाँ फॉलोइंग उस चीज़ की ज़्यादा होती है जिस चीज़ के अंदर एंटरटेनमेंट का तड़का होता है, थोड़ा सा होना क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट का तड़का नहीं लगाता, मैं छिछोरपंती नहीं करता, मैं खामा खा का ज़रूर कंटेंट नहीं बनाता, मैं कंटेंट बनाता हूँ काम का। और जाहिर सी बात है जो असल गुर है वो मैं पब्लिक में नहीं बताता वीडियोस में, क्योंकि उस चीज़ के मैं पैसे चार्ज करता हूँ, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है समथिंग दैट आई एम गुड एट, आई डोंट डू इट फॉर फ्री, ठीक है ना। सो वो असल गुर मैं अपने पास रखता हूँ, वो ज़ाहिर है मेरे कंसल्टेशन के अंदर मैं अपने क्लाइंट्स को गाइड करता हूँ। मेरा कंटेंट जो होता है वो बेसिक एजुकेशनल कंटेंट होता है जो मेरे क्लाइंट सुनते हैं, लोग सुनते हैं। फिटनेस की फील्ड, हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड लोग अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं पाकिस्तान के अंदर। मेरा ये था कि आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड जर्नी तो पता चले क्या, मतलब आपने पहले से ही फैमिली बैकग्राउंड था, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, जिसमें आपने? नहीं, मेरा बैकग्राउंड मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ऑल्दो मेरे काफ़ी सारे पॉडकास्ट के अंदर मैंने अपनी ये चीज़ डिस्कस की हुई और कि अगर हम अपनी मेरी जर्नी पे जाएंगे तो वो कहानी ज़रा लंबी हो जाएगी। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बचपन ही से मैं अपने स्कूल के अंदर पोजीशन होल्डर स्टूडेंट था। 9 मैट्रिक हमने किया, उसके बाद हमने फर्स्ट सेकेंड ईयर किया, उसके बाद हमने 4 साल BBA ऑनर्स किया इकरा यूनिवर्सिटी डिफेंस यू कैंपस कराची से। वहाँ पे आई वाज अमंग द टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ माय बैच। वहाँ मेरी 3.67 कुछ GPA थी, जिसके साथ हमने अपना BBA ऑनर्स कंप्लीट किया। साथ साथ हमने उस यूनिवर्सिटी के दौरान अपनी इंटर्नशिप्स करी। एक इंटर्नशिप हमने करी PSO के अंदर, पाकिस्तान स्टेट ऑयल में, मेरिट पे 350-400 बच्चों में, वहाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट इंटर्न अवार्ड मुझे मिला। इसके साथ साथ फिर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल लाइफ के अंदर मैं 3 साल हेड बॉय रहा, 8, 9, 10th। साथ में फिर क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम का स्कूल में भी कैप्टन था, कॉलेज में भी कैप्टन था। यूनिवर्सिटी में आते आते फिर वहाँ पे भी हमारी सिलेक्शन हो गई थी आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो फुटबॉल की टीम में। लेकिन यह है कि फिर वो हमारा फॉर्मल लाइफ से पहले ज़रा आखिरी टाइम था, तो फिर हमने अपने खेल को एक साइड पे किया। वो हम वैसे ही अपना ओकेजनली खेल ले, लेकिन फिर फॉर्मली फिर हमने अपनी
अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेके स्कॉलरशिप के ऊपर अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट की, बीबी ऑनर्स मुकम्मल किया। 3.5 साल में मेरा बीबी ऑनर्स मुकम्मल हुआ। 6 महीने मेरे पास बाकी थे, क्योंकि 4 साल में बीबी होते हैं, हमने समर कोर्सेज लेके 3.5 साल में कर लिया। तो जो 6 महीने का जो मेरे पास टाइम था, सो हमारे पास समा टीवी वाले यूनिवर्सिटी आया ऑडिशंस लेने के लिए। 350 बच्चों ने उधर भी कुछ ऑडिशंस दिया। उधर मेरा वाहिद बंदा था जो मैं सेलेक्ट हो गया एज अ ट्रेनी जर्नलिस्ट। सो मैंने अपने लास्ट 6 मंथ्स जो है वो मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम समा टीवी के अंदर मैंने अपना कंप्लीट किया। समा टीवी में एज अ ट्रेनी जर्नलिस्ट वहाँ पे हमने तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर काम किया। खबर कहाँ से बनाई जाती है से लेकर खबर एग्जीक्यूट करने तक के तमाम मराइल उस 6 महीने के पीरियड में मैंने सीखे। मीनवाइल फिर मैंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली कि दिस इज़ नॉट द फील्ड दैट आई एम मेड फॉर, बिकॉज मैं सच और पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर दिखाना चाहता था, वो मुझे खबर बना के दिखाने दी जाती नहीं थी, क्योंकि वही वाली बात है कि उस मीडिया के ऊपर मसाला, ब्रेकिंग न्यूज़, तड़का जो लगता है वो नेगेटिव चीज़ बिकती है। सो देन आई रियलाइज़ कि भाई मैं चूँकि पॉजिटिव चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो यहाँ पे बिकेगी नहीं। तो फिर देन आई हैड समथिंग इन माई माइंड, मेरे पास एक आइडिया था, उसके ऊपर मैंने अपना काम शुरू किया। समा से मैंने आफ्टर 9 मंथ्स रिज़ाइन किया। 2015 जनवरी में मैंने समा ज्वाइन किया था। 2015 सितंबर में मैंने समा को खैरबाद किया। 2015 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मैंने अपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया, एक डिस्काउंट प्लेटफॉर्म के ऊपर एज एन एंटरप्रेन्योरल वेंचर मैंने अपना स्टार्ट किया। 2016 1 मार्च को पाकिस्तान का पहला डिस्काउंट कार्ड मैंने लॉन्च किया, जो कार्ड दिखाने के ऊपर आपको 200+ ब्रांड्स के ऊपर डिस्काउंट मिलता था। सो 6 महीने मैंने उस कंपनी को चलाया, उस ब्रांड को चलाया। इट वॉज टॉक ऑफ द टाउन। यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे लोगों को हमने उस कार्ड के सेल्स की और उस कार्ड को बेचा। विद इन 6 मंथ्स ऑफ द लॉन्च हमें एक मल्टीनेशनल ग्रुप ने अप्रोच किया, और उसके बाद हमने 2016 में जो अपनी कंपनी लॉन्च की थी 1 मार्च को, 2017 को मैंने 1 मार्च को वो कंपनी उनको बेच दी। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई $2 लाख उस टाइम के ऊपर हमने तकरीबन रेस किए थे, सही है, जिसमें से हमने फिर हमारी जो कुछ फैमिली पे लाइबिलिटीज़ थी वो पे ऑफ की। कुछ हमने अपने टीम्स को, जो हमारे साथ लोग एसोसिएटेड थे, कुछ उनको हमने कंट्रीब्यूशन जो उनका था उनको वो किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जर्नी रही एज अच्छे स्टूडेंट से, बचपन से लेते लेते यूनिवर्सिटी पढ़ के, उसके बाद मीडिया की फील्ड का एक्सपोजर रहा। उसके बाद हमने जो है अपना एंटरप्रेन्योरल वेंचर किया। 2017 1 मार्च से लेके 2018 1 मार्च तक मैंने जो है फॉर्मली उसी कंपनी को, जिसको कंपनी अपनी बेची थी, वो उनको कंसल्ट किया 1 साल। और 2018 1 मार्च के बाद मैंने जो है उनको, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था एज अ फाउंडर, उनको 1 साल कंसल्ट करना था। 1 साल के बाद हमने उनको खैरबाद कर दिया। और 2017 के एंड से फिटनेस का चूँकि अपना शौक था, तो वो अपनी एक्सरसाइज वगैरह तो चली रही थी। तो फिर यह है कि मैंने मार्केट में एक गैप एनालाइज किया कि भाई लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि मैं साथ साथ टीवी कमर्शियल्स भी मैंने किए हैं, आपको शायद आइडिया हो नहीं हो, टीम ने आपकी बताओ, तो 35-40 कमर्शियल्स मैंने किए हैं, जिसमें कैडबरी, पेप्सी, मिरिंडा, डी जूस, बड़े बड़े ब्रांड्स के बिलबोर्ड्स के ऊपर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन्स रही हैं। तो वो एज अ स्टूडेंट लाइफ में अपनी पढ़ाई को फंड करने के लिए, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, वो हमने मीडिया का एक्सपोजर हमें वो वाली साइड का भी रहा, ठीक है जी। सो उस सारी एक्सपोजर को, सारी प्रोफाइल को, क्रेडिबिलिटी को इस्तेमाल किया अपने पहले एंटरप्रेन्योरल वेंचर जो सेवियर के नाम से डिस्काउंट प्लेटफॉर्म था, उसको खड़ा करने के लिए। उसके बाद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अब हमने अपनी 2018 के अंदर, चूँकि मैं अपनी फिटनेस कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, सोशल मीडिया पे जब मैंने अपने 6 पैक्स की तस्वीरें लगाई, तो 2017-18 के एंड से लोगों ने मुझसे सोशल मीडिया पे पूछना शुरू कर दिया, भाई ये तुमने कैसे बना लिए, ठीक है। और मुझसे सवाल उन लोगों ने पूछना शुरू कर दिए जो कि ऑलरेडी जिम जा रहे थे, या जिम ओनर्स थे, या जो जिम से 10-10, 15-15, 20-20 साल से, जिनको हम आइडियलाइज करते थे ये तो जिम जाने वाले लोग हैं, उन्होंने मुझसे पूछना शुरू कर दिया, उमर ये बताओ कि तुमने एप्स कैसे डेवलप कर लिए। सो हमारा वो थॉमस एडिसन का बल्ब जल गया एज एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि हमने देख लिया इतना बड़ा गैप है मार्केट के अंदर कि अगर ये बंदे 20-20 साल से जिम जा रहे हैं, इनके अपने अपने जिम ओन कर रहे हैं, और ये लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि एप्स कैसे बना लिए, इसका मतलब तो इन लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है कि एप्स कैसे डेवलप करना है, इसका मतलब इनके पास बेसिक न्यूट्रिशन की गाइडलाइंस ही नहीं है। सो ये मैंने एक थॉट सेटअप मेरे जहन के अंदर वो बल्ब जल गया। फिर हमने अपना एक वेंचर एक और स्टार्ट किया, एक आइडिया दैट, उसको स्टार्ट किया हमने लर्न टू बर्न के नाम से, यानी मैं आपको सिखाऊं। तो मेरी अप्रोच ये थी 2018 के अंदर कि मैं लोगों को सिखाऊं कि ये काम कैसे होता है। तो जब मैंने उसका एक फ्री सेशन इनिशियल किया, तो उसमें 50-60 लोग आ गए, और जब वो लोग आए तो उन्होंने ये भी अपना हमें कहा कि भाई उमर भाई हम तो आपकी सर्विसेज लेना भी चाहते हैं। तो मैंने फिर उसको मोनेटाइज भी किया, मैंने उनसे पैसे लिए, चार्ज किया, उनको पूरे प्लान डेवलप करके कम्युनिकेट किए। सो मैंने ये देखा कि भाई ये तो अगर मैं अनप्लान तरीके से ये काम कर रहा हूँ, और मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ, और उनको मेरी बेसिक जो मैं नॉलेज उनको शेयर कर रहा हूँ उनको समझ में आ रही है, और उनको फिर उससे फ़ायदा
भी हुआ, जाहिर है उनकी फिटनेस गोल्स बेहतर अचीव हुए, तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा गैप है मार्केट के अंदर, सही है जी। सो फिर वो दिन है, आज का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एक्नॉलेज्ड एज पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट। 80,000 से ज़्यादा मेरे यूनिक क्लाइंट्स हैं, 4 लाख से ज़्यादा मेरी कंसल्टेशंस हैं पाकिस्तान के तमाम बड़े टीवी चैनल्स पे। मैं एक्नॉलेज्ड हूँ एज फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट ऑफ पाकिस्तान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हमने सेमिनार्स कर लिए, पाकिस्तान की पहली फिटनेस ऐप लॉन्च कर ली, पाकिस्तान का पहला फिटनेस एक्सपो सेमिनार थीम्ड हमने वो भी कर लिया, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर के अंदर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फिटनेस कंसल्टेशन की फील्ड के अंदर आपके इस भाई का जो नाचीज़ आपके सामने बैठा हुआ है, फिटनेस की फील्ड के अंदर फिटनेस कंसल्टेशन की फील्ड में आपके भाई से बड़ा प्रोफाइल पाकिस्तान में नहीं है। ये मैं तकब्बुर में नहीं कह रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो रियलिटी है। अगर आपके पास 80,000 से ज़्यादा यूनिक क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो है, 4 लाख से ज़्यादा कंसल्टेशंस है, पाकिस्तान में आप पहले फिटनेस कंसल्टेंट एक्नॉलेज्ड है, आपने 4 लाख से ज़्यादा कंसल्टेशंस दी हो, पाकिस्तान की पहली फिटनेस ऐप लॉन्च की हो, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सेमिनार्स की हो, एक्सपो किया हो, अपने ओन के ऊपर विदाउट एनी फंडिंग, विदाउट एनी स्पॉन्सर, अगर किसी का इतना बड़ा प्रोफाइल है तो मैं अपने क्लाइंट को ये बताता हूँ एंड में, जब वो हमें ज्वाइन करना जा रहा होता है, तो मैं उसको अपना क्लोजिंग नोट के ऊपर अपना प्रोफाइल बता देता हूँ जिसको नहीं पता होता, और मैं उसको एक चैलेंज करता हूँ कि अगर इतने बड़े पोर्टफोलियो के साथ, इतने बड़े क्लाइंटेल के साथ, इतने सक्सेसफुल रिजल्ट्स के साथ आपको पूरे पाकिस्तान में एक बंदा भी मिल जाए, ठीक है, सो मैं आपको उस बंदे का नाम बताने के ऊपर आपको 10 लाख रुपए जुर्माना दूंगा। यानी बड़े बोल से अल्लाह बचाए, अगर आपको इस प्रोफाइल का फिटनेस कंसल्टेशन की फील्ड में पाकिस्तान में एक बंदा भी मिल जाए, मैं 10 लाख रुपए नाम बताने वाले को इनाम दूंगा, और मैं उसको उस बंदे को ज्वाइन भी करवाऊंगा, क्योंकि जाहिर है कि अगर वो हमसे ऊपर का प्रोफाइल किसी का है तो फिर हम अगले को रेकमेंड करेंगे कि नंबर 1 को ज्वाइन करो, नंबर 2 को नहीं करो। सो अल्हम्दुलिल्लाह इफ आई एम एक्नॉलेज्ड एज पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट, तो दूसरा बंदा जो भी आएगा वो सेकंड होगा, फर्स्ट नहीं होगा। हमने पाकिस्तान की पहली फिटनेस ऐप पाकफिट के नाम से लॉन्च की, तो आप करोगे तो आप दूसरे हो गए। हमने पाकिस्तान का पहला फिटनेस एक्सपो किया, आप करोगे दूसरे हो गए। सो नंबर 1 तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हो गए, अब आप नंबर 2 बन सकते हो तो आप कर लो, ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस की फील्ड के अंदर जो लोग हेल्थ एंड फिटनेस करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई से बड़ा प्रोफाइल किसी का नहीं है, ठीक है। अब आपके पास गेम है, अब आपके पास सवाल है, आप क्या करना चाहते हैं? बहुत सारे सवाल है, आप पानी पी ले, मेरे ख्याल है थके तो नहीं, पानी की जरूरत ही नहीं है सर, कोई मसला ही नहीं है, आपकी ख्वाहिश पे पी लेते हैं। नहीं पानी पी लिया आपने, इतना बड़ा मैंने देखा पूरा 10 मिनट का तो आपका इंट्रोडक्शन आया, तो मैंने कहा पूरा सुकून। सर ये छोटा किया है, ये छोटा किया है तो इंट्रोडक्शन, अल्हम्दुलिल्लाह, वरना एक्सपोजर आपके भाई के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। नहीं, मुझे आज ये खुशी हुई कि बड़े अरसे के बाद कोई मेरे पास, काफ़ी अरसे से मेरी ख्वाहिश थी मेरे दोस्तों में कि कोई तो मुझे पढ़ा लिखा अच्छा बंदा जो टॉप रेटेड हो, वो एक अल्हम्दुलिल्लाह सर मैंने BBA भी किया, उसके बाद मैंने MBA भी किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आई एम अ सर्टिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल फ्रॉम कैलिफोर्निया USA अमेरिकन, मेरे पास फिटनेस सर्टिफिकेशन है। सो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई के एतबार से आप बात कर लें तो अच्छे एकेडमिक्स हैं, ठीक है। हम कोई वो लेजी स्टूडेंट नहीं थे, हम फर्स्ट बेंच वाले स्टूडेंट थे, अच्छी GPA वाले स्टूडेंट थे, अच्छी क्रेडिबिलिटी थी, टाइम वेस्ट नहीं किया, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान रहा। सो ये है मामला। नहीं बहुत अच्छा है। फॉर्मल तो नहीं चलना, इनफॉर्मल चल लूं आप जैसे सर आपको जैसे चल रहा है वैसे चले। मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट फील्ड आप कौन सी सेलेक्ट करेंगे, जो मैंने एक स्किल आपका और देखा है अभी आज। सर नेक्स्ट फील्ड हम तो देखें, वही वाली बात है कि आप स्पीकिंग पे जाइएगा उसके बाद। सर स्पीकिंग के सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशंस भी कर रहा हूँ, मैं स्पीकिंग ट्रेनिंग पे जाए उसके बाद। इस वक्त मेरा जो अगला जो एक और वेंचर है जिसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज गोइंग टू बी, अभी मैंने अभी तक इसका डिस्कस नहीं किया, दैट इज मैवरिक सेल्स ट्रेनिंग अकेडमी मैं पाकिस्तान में लॉन्च कर रहा हूँ, पाकिस्तान फर्स्ट सेल्स ट्रेनिंग अकेडमी। क्योंकि हमारे पास अभी इस वक्त, मैंने पिछले 10 साल में जो मुझे समझो कि लगभग फिटनेस कंसल्टेशन करते हुए हो गए, मैंने उसमें मुताद्दिद लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। हमारे पास पढ़े लिखे लोगों के पास स्किल सेट ही नहीं है, और लोग मार्केटिंग करके, सेल्स करके, इतने प्रोफेशनल्स हमारे पास आते हैं। भाई देखिए, सेल्स इज द नंबर 1 फील्ड इन द वर्ल्ड। आप ये कपड़े पहने हुए हो सर, ये आपको किसी ने बेचे हैं। आप ये माइक स्टूडियो में बात कर रहे हो, इधर जो भी चीज़ आपको नजर आ रही है वो किसी ने आपको बेची है। सेल्स इज द नंबर 1 प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। लोग सेल्स को बहुत छोटा प्रोफेशन समझते हैं, नंबर 1 प्रोफेशन है ये। और इसके ऊपर हमारे पास जो स्किल सेट होना चाहिए वो डेवलप करने वाला सिनेरियो वो यूनिवर्सिटीज में डेवलप नहीं होता। उसके लिए जो आपको सेल्स मैन बनने के लिए, जो आपको मतलब नंबर 1 प्रोफेशन है और नंबर 1 काम करने के लिए जो आपको स्किल सेट चाहिए, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक अगला वेंचर है, वो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना कोई भी वेंचर स्टार्ट करता हूँ, मैं रमज़ानों में करता हूँ, 26-27 रमज़ान के आसपास मैं अपना रमज़ान में लॉन्च करता हूँ। मेरा हमेशा से ये उसूल रहा है। सो मेरा ये जो लर्न टू बर्न का सिलसिला है वो भी मैंने 27 रमज़ान को लॉन्च किया था, और इत्तेफाकन डेट ऐसी बन गई थी कि वो उस दिन लॉन्च हुआ। पाकिस्तान भी 27 रमज़ान को आज़ाद हुआ। तो इंशाल्लाह रमज़ान के अंदर ही मैं एक और बड़ा वेंचर लॉन्च करने वाला हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी अनदर बिग थिंग इन पाकिस्तान। क्योंकि देखो, आप अल्टीमेटली बड़े से बड़ा प्रोडक्ट बना लो, बड़े से बड़ी सर्विस आपको लॉन्च करनी है, आपको बेचना आना चाहिए। अगर आपको बेचना नहीं आता
सो आपको कुछ नहीं आता। और बेचने को लोग समझते हैं कि यार अपने प्रोडक्ट के लिए आपको कन्विंसिंग एबिलिटी चाहिए। बेचने के लिए आपको कन्विंसिंग एबिलिटी नहीं चाहिए, बेचने के लिए आपके पास सिर्फ एक प्रिंसिपल होना चाहिए, बेसिक इखलाक। बेसिक इखलाक, और आपने सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। क्योंकि जहाँ क्लाइंट को ये आपने एहसास हो गया कि आप उसको पहना रहे हो या मामू बना रहे हो या चूरन बेच रहे हो या मंजन बेच रहे हो, वो आपसे नहीं खरीदेगा। उसको आप पे ट्रस्ट हो गया, वो आपसे खरीद लेगा। और ट्रस्ट का उसको एहसास दिलाना बहुत आसान है अगर आपके इखलाक अच्छे हैं, ठीक है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे कि बेहतरीन इंसान वो है जिसके इखलाक अच्छे हैं। सो अगर आपके इखलाक अच्छे हैं सो आपके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। सो सेल्स इज द नंबर 1 प्रोफेशन जिसके ऊपर हम अपना अगला वेंचर भी इंशाल्लाह लॉन्च करने वाले हैं, मास्टर मैवरिक सेल्स ट्रेनिंग एकेडमी। इंशाल्लाह तमाम चीज़ें उसकी हो गई हैं, बहुत जल्द आप उसको भी देखेंगे मार्केट में। नहीं, मुझे तो आपका जो फर्स्ट फील्ड है यही बहुत बड़ी लगती है। हर बंदे की तोड़ निकली है बाहर, और हर बंदा जो है वो अपनी लाइफ स्टाइल ही सर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी फील्ड है कि हमारे पास एक दिन के अंदर 4-5 हज़ार लोग राब्ता करते हैं। इतना सा मार्केटिंग का बजट हम स्पेंड करते हैं और 4-5 हज़ार लोग राब्ता करते हैं। उसकी वजह से मुझे अपनी टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल के अंदर 20 बंदों से अब मेरी टीम का नंबर जो चला गया वो 60-70 प्लस चला गया है, जो मेरे डायरेक्टली सेल्स हमारी क्लाइंट की क्वेरीज को हैंडल करते हैं। क्योंकि देखा 3-4 हज़ार दिन की क्वेरीज को डील करना आसान बात नहीं है। एक बंदा दिन के अंदर 50-60-70 लोगों को डील कर लेगा, और फिर हर बंदा जो राब्ता करता है वो ये कहता है यार हमें उमर भाई से बात करनी है। अब उमर भाई से बात करनी है तो फिर हमारी टीम का काम होता है कि वो प्रोफाइलिंग करते हैं। जो बंदा सीरियस लगता है, कैंडिडेट जो अपने रिजल्ट अचीव करना चाहता है, वाकई में उसका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ होता है, तो फिर मुझसे बात भी करा देते हैं, मैं क्लाइंट को तसल्ली करा देता हूँ, उसके बाद फिर वो ज्वाइन करता है हमें। अदरवाइज हमारी 60-70 की जो सेल्स की टीम है वही उनको गाइड करके हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करती है। नहीं तो अभी तक कोई पूरी हायरार्की बनी हुई है ना, अब तो पूरा प्रोसेसेस बने हुए हैं, प्रॉपर कंपनी है यार। ये कोई देखो मैं काम कर रहा हूँ पाकफिट के नाम से। आपको पाकिस्तान के अंदर कोई कंपनी के नाम से नाम फिटनेस के अंदर काम करता हुआ मिलेगा नहीं। लोग अपने अपने नाम को बेच रहे हैं। लोग इतनी सेल्फिश अप्रोच रखते हैं, इतनी शॉर्ट टर्म अप्रोच है हमारे लोगों की। लोग अपने नाम से फिटनेस को बेच रहे हैं, फलाना फिटनेस, फलाना न्यूट्रिशनिस्ट, फलाना डाइटिशियन, फलाना डॉक्टर, फलाना ये फलाना वो। भाई आज आप मर गए तो जो आपके साथ 60-70 लोग 80 लोग काम कर रहे हैं वो तो बेरोजगार हो गए, क्योंकि आप अपने नाम के ऊपर कंपनी चला रहे हो। मेरी कंपनी मेरे नाम पे नहीं चल रही। आज अल्लाह ना करे मैं आगे पीछे भी हो जाऊं तो कंपनी चल रही है भाई, 60-70 लोगों को बेरोजगार थोड़ी हो जाएंगे। हमने पूरा सिस्टम डेवलप किया है भाई पाक फिट के नाम से। पाक फिट इज पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म। उसके अंदर हम फिटनेस कंसल्टेशन भी करा रहे हैं, उसके अंदर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज भी करा रहे हैं, उसके अंदर हम ट्रेनिंग कोर्सेज भी करा रहे हैं, उसके अंदर हम पूरे क्लाइंट को ओवरऑल कंसल्ट कर रहे होते हैं। तो पाक फिट इज अ डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म, और दुनिया डिजिटल हो गई है। क्योंकि देखिए गाइड मैंने आपको, आप मेरे सामने बैठे हुए हो तो भी मैंने आपको मुंह से गाइड करना है, अपने कानों से सुन के अमल करना है। आप फोन के ऊपर हो तो भी मैंने गाइड मुंह से ही करना है। तो अगर आप फिजिकल सामने बैठे हुए हो या कॉल के ऊपर हो, बात एक ही है। असल चीज है गाइडेंस। गाइडेंस के ऊपर आपने अमल करना है, जो मैं क्लाइंट को बताता हूँ। डाइट क्या फॉलो करनी है, वर्कआउट क्या फॉलो करना है, फॉलो करना भी है, वर्कआउट नहीं भी करना, बगैर वर्कआउट के कैसे रिजल्ट अचीव करना है। तो ये सारी चीजें बताना, गाइड करना हमारा काम है। उसका तो पूरा प्रोसेस बना दिया होगा ना अपने पास, हाइट विड्थ उसके हिसाब से। यस, तो हमारा उसका होता है जैसे कि देखें कि खवातीन जो है उनकी हाइट अमूमन जो पाकिस्तान के अंदर होती है 5 फुट 5.5 फुट से स्टार्ट होती है। कम हाइट है खवातीन की। एवरेज हाइट जो खवातीन की 5 फुट 3, 4, 5 इंच 6 इंच। तो 5 फुट 3, 4, 5, 6 इंच के हिसाब से 55 से 60 के बीच में खवातीन का नॉर्मली वेट होना चाहिए। अब जिन खातून का वेट 70 होता है वो अमूमन राब्ता नहीं करती। ज्यादातर लोग तब राब्ता करते हैं जब उनका वेट जो है ना वो 80 kg को क्रॉस कर जाए, यानी 15-20 kg जब उनके आइडियल वेट से ज्यादा हो जाते हैं तब उनको परेशानी शुरू होती है कि यार हमें अपना वजन कम करना है। ठीक है, सो खवातीन का वेट 55-60 के बीच में होना चाहिए। आदमियों का वेट 75-80 के बीच में होना चाहिए अगर उनकी अच्छी हाइट है 5'10'11"। अगर 5'9" है 5'8" है तो फिर 65 से 70 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सो जब एक क्लाइंट हमारे पास राब्ता करता है तो हम उसको सबसे पहले ये बताते हैं कि भाई आपकी हाइट के हिसाब से आपका आइडियली वेट इतना होना चाहिए। फिर हम दूसरा सवाल उनसे ये पूछते हैं कि भाई क्या आपको जिम जाके यानी वर्कआउट करके अपने गोल्स अचीव करने हैं, या आपको बगैर जिम जाए बगैर एक्सरसाइज के सिर्फ डाइट के थ्रू अपने रिजल्ट्स अचीव करने हैं। क्योंकि पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है बगैर जिम जाए बगैर एक्सरसाइज के रिजल्ट्स अचीव करने की। एक फिटनेस की फील्ड में कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस नीट, यानी हर वो एक्टिविटी जो आप वॉकिंग जॉगिंग जिम के अलावा कर रहे हैं दिन भर के अंदर। आप सुबह उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, ऑफिस के काम कर रहे हैं, किचन के काम कर रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ घूमने फिरने निकल गए, गाड़ी चला रहे हैं, ऑफिस के काम, ये तमाम काम, हर वो काम जो जिम वॉकिंग जॉगिंग के अलावा आप कर रहे हैं उसे कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। ठीक हो गया। सो अगर नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी आप कर रहे हैं जो कि हर बंदा कर रहा है, अगर आपका दिल चल रहा है इसका मतलब आप नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी कर रहे हैं। तो अगर आपके
डाइटरी प्रिंसिपल्स ठीक हो जाए तो आपको जिम जाने की, वर्कआउट करने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी डाइट को ठीक करके अपने रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। सो फिर हम क्लाइंट को पूछते हैं कि भाई तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम जिम जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते, या तुम, और अमूमन क्लाइंट जो हमसे रब्ता करता है वो जिम जा रहा होता है तो भाई कम ही होता है ना। सो 99% क्लाइंटेल वो होता है जो बोलते हैं अमर भाई जिम नहीं जाना, बगैर जिम के सिर्फ डाइट के जरिए बताओ कि कैसे रिजल्ट अचीव होंगे। तो फिर हमारा काम बहुत आसान होता है, फिर हम उसको डाइटरी प्रिंसिपल्स उसके ठीक करते हैं, वो अपनी डाइट को ठीक करता है, हमारे साथ राब्ते में रहता है, उसके रिजल्ट अचीव हो जाते हैं। फिर उन रिजल्ट्स को मेंटेन कैसे करना है वो भी हम उसको सिखा देते हैं। सिंपल ये तरीकेकार होता है। क्योंकि असल मेरा तो आपने यहाँ के रुक दिया, मेरा पॉइंट ये था कि वेट तो नीचे आ जाता है डाइट से भी ज़्यादा, मैंने भी बहुत किए हैं हाँ। वो वाइट राइस और वो चिकन खा के, अंडे खा के वो हो तो जाता लेकिन है, वो वेट मेंटेन नहीं रहता। maintain बहुत नहीं- अच्छा सवाल है। देखिए एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर लोग बहुत ज्यादा मिसकंफ्यूज करते हैं। देखिए प्रॉब्लम है वेट लॉस और फैट लॉस का फर्क समझे। और 2017 के एंड में, जब 18 में मैंने इनफॉर्मली काम अपने शुरू कर दिया था, तो फैट लॉस वेट लॉस का फर्क पाकिस्तान में कोई नहीं करता था। देखिए वेट लॉस का मतलब ये है, इन सिंपल ये समझें कि अगर आपने पानी पिया है ना, सो आप थोड़ी देर के बाद अपना वेट करें, पानी पीने के बाद वजन बढ़ जाएगा, और जाके वॉशरूम से फ्री होके आए, वजन कर ले, वजन कम हो जाएगा। जूते पहन के वजन करें, वजन ज्यादा होगा, जूते उतार के वजन करें, वजन कम हो जाएगा। सो साइंटिफिकली तो आप कहलाओगे कि वेट कम हो गया, लेकिन वो वाटर वेट लॉस हो गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी चावल 4 ग्राम पानी होल्ड करती है बॉडी में। मिसाल के तौर पे आपने 1 किलो चावल खा लिया और उसके ऊपर 4 लीटर पानी पी लिया, आपका वजन 5 किलो बढ़ जाएगा। 3, 4, 5 दिन आप रोटी चावल छोड़ें, चीनी छोड़ें, पानी ज्यादा पिए, बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, ग्लाइकोजन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, ग्लाइकोजन में स्टोर होते हैं, उसके बाद वो फैट्स में कन्वर्ट होते हैं। लंबी साइंस है, उधर नहीं जा रहे। खैर 4 दिन आप रोटी चावल ना खाएं, 5 दिन के बाद आपकी बॉडी से पानी निकल जाएगा जो उन्होंने होल्ड किया हुआ था। अब आपका 4-5 केजी कम हो जाएगा। ये वाटर वेट लॉस हो गया। इसी तरीके से अगर आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी और आपका फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है तो आपकी बॉडी मसल लॉस कर लेगी, जिसकी वजह से नंबर्स के ऊपर, वेइंग मशीन के ऊपर तो वजन कम नजर आएगा, लेकिन वो मसल लॉस हो गया, वो वाटर वेट लॉस हो गया, वो फैट लॉस नहीं हुआ। फैट लॉस असल ऑब्जेक्टिव होता है। फैट लॉस का मतलब ये है कि आपने अपने मसल को प्रोटेक्ट करना है, फैट को लूज करना है, क्योंकि अगर आपने मसल को लॉस कर दिया आपको कमजोरी हो जाएगी। और जैसे ही आप अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल ऐड करेंगे दोबारा से, डाइट प्लान को खत्म होने के बाद आपका वजन दोबारा बाउंस बैक कर जाएगा। सो असल अप्रोच ये होती है कि आपने फैट लॉस करना है। जब आप फैट लॉस करते हैं तो आपका वजन बाउंस बैक नहीं करता, और फैट लॉस करने के लिए आपको रोटी चावल छोड़ना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि देखिए रोटी चावल हमारी बॉडी के अंदर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। रोटी चावल ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी की प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आपने रोटी चावल ही छोड़ दिया तो फिर आपकी बॉडी फैट लॉस नहीं करती। ठीक है, सो इसीलिए आपको एक राइट न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस की जरूरत होती है। अब एक इंसान जो कार्डियो ज्यादा कर रहा है उसकी डाइट प्लान और होगा, एक बंदा हाउसवाइफ है, उसकी घर के काम है, उसका डाइट प्लान और होगा, 6 हफ्ते के बाद प्लान और होगा। मिसाल के तौर के ऊपर एक इंसान है, उसकी हाइट के हिसाब से उसका खातून, मिसाल के तौर पे खातून है, उनकी हाइट के हिसाब से उनका वेट 55 से 60 के बीच में होना चाहिए, उनका वेट है 90 kg। सो 90 kg का मतलब ये है कि उनका 30 kg वेट ज्यादा है। वेट 30 kg ज्यादा है, इसका मतलब बॉडी पे फैट 35 kg ज्यादा होगा तकरीबन। सो 35 kg की चर्बी जो उनकी बॉडी की हर ऑर्गन के इर्द गिर्द जमा हुई हुई है, गोल घूमी हुई है, सो 35 kg फैट को बर्न करने के लिए मुझे कार्बोहाइड्रेट जिस क्वांटिटी में चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो क्वांटिटी अलग होगी। क्यों? क्योंकि देखिए कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो ये इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ये आपकी बॉडी में जाके ऐसा केमिकल रिएक्शन क्रिएट करते हैं जो आपके फैट सेल को तोड़ते हैं। सो जब आपकी बॉडी में 35 kg फैट है तो आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन जिस क्वांटिटी में चाहिए, जब आपकी बॉडी में 30 kg फैट होगा तो आपको उतना नहीं चाहिए। जब आपकी बॉडी में 25 kg फैट रह गया तो आपको क्वांटिटी अलग चाहिए। सो जैसे जैसे एक इंसान की बॉडी फैट कम हो रहा होता है वैसे वैसे उसको क्वांटिटी ऑफ फूड चेंज करना पड़ता है। जैसे जैसे उसको क्वांटिटी ऑफ फूड आप चेंज करेंगे, सो 90 पे डाइट अलग होगी, 85 पे अलग होगी, 80 पे अलग होगी, 75 पे अलग होगी, 65 पे अलग, और जब वो अपना वेट 55 या 60 पे मेंटेन कर लेंगी, डाइट अलग होगी। उस डाइट में रोटी भी होगी, चावल भी होगा, गोश्त भी होगा, सब्जी भी होगी, मसाले भी होंगे, तेल भी होगा, घी भी होगा, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट सब कुछ होगा, क्योंकि दुनिया में इंग्रेडिएंट खाने पीने के लिए यही है। मैं आपको जो क्वांटिटी बताऊंगा उसमें रहते हुए आप बिरयानी बनाए, कढ़ाई बनाए, सालन बनाए, भुजिया बनाए, बर्गर खाएं, बिरयानी खाएं, जो खाना है खाएं, बुर्ज खलीफा पे खाएं, पठान के ढाबे पे खाएं, जो खाना है खा सकते हैं। कहने का मकसद है आपने क्वांटिटी इंश्योर करनी है। सही है, उस क्वांटिटी को जो मैंने आपको बताया 90 kg पे, जो आपको 90 से 85 पे लाएगी, वो अलग है खाने पीने की। जब 85 पे आप होंगे, 85 से 80 पे लाने के लिए जो आपको क्वांटिटी ऑफ फूड चाहिए वो अलग होगा। सो जैसे जैसे आपकी बॉडी में तब्दीली आती है वैसे वैसे आपकी डाइटरी प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ता है। लोग गलती ये करते हैं कि एक गूगल, यूट्यूब से डाइट प्लान उठाते हैं, किसी भी डाइटिशियन को ज्वाइन करेंगे, किसी जिम में जाएंगे, ट्रेनर उनको कागज का टुकड़ा दे देगा, वो कागज के टुकड़े से उनका थोड़ा बहुत वजन कम होगा, फिर वो वजन स्टक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उनकी बॉडी चेंज हो गई है, बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई है, अब कार्ब, फैट, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी को वो नहीं रही, तो वेट स्टक है।
मसल लॉस हो गया, वेट स्टक है। अगर कार्ब फैट प्रोटीन की क्वांटिटी सही नहीं है, वेट स्टक है। अब लोग बोलते हैं कि यार देखो ट्रेनर ने हमें गाइड सही नहीं किया, यार देखो यूट्यूब वाले प्लान से हमें फर्क नहीं पड़ा। ओ भाई, आपको इसीलिए कंसल्टेंट की जरूरत होती है क्योंकि वो आपकी बॉडी को मॉनिटर कर रहा होता है, आपकी साइकोलॉजी को मॉनिटर कर रहा होता है, आपके माइंड का आपके रिजल्ट के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। उन सारी चीजों को कंसिडरेशन में रखते हुए आपका प्लान चेंज करना पड़ता है। सो एवरी 6 वीक्स पे आपकी जो बॉडी चेंजेस कर रही होती है उसकी बेसिस पे हम एवरी 6 वीक्स प्लान चेंज करते हैं क्लाइंट का। वो हमारी टीम के साथ राब्ते में रहता है, रिजल्ट उसके अचीव हो जाते हैं। सिंपल। बताएं भाई। नहीं, बहुत अच्छा है यार, ये ताली बजा देते हैं। आपने बहुत अच्छी स्पीच दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी मैं कहता हूँ आप इसके बाद ना स्पीच काउंसलिंग भी सिखाएं, क्योंकि मुझे ही चाहिए ऐसी स्पीच के मैं चाहता हूँ ऐसे देखो ये मोटिवेशन मेरे प्यारे भाई, ये तब आएगी जब आप इखलास के साथ नियत आपकी साफ होगी। देखो जो बंदा अब लोग सवाल करते हैं उमर भाई, अब देखो हमारे नाम से तो लोगों ने चीट फ्रॉड करना शुरू कर दिया है भाई, लोगों ने फेक पेजेस बना लिए हैं, लोगों को उमर भाई की वीडियो, हम क्लाइंट बन के हमसे राब्ता करते हैं, हमारे से पूरी चीजें समझते हैं, सीखते हैं, लोगों को स्कैम कर रहे हैं उमर भाई का नाम लेके। मेरे पेज के ऊपर लोग मुझे गालियां दे रहे होते हैं कि भाई आपने हमें स्कैम कर लिया। अब हमने डायग्नोस किया तो पता चला कि भाई हमारे अकाउंट में पेमेंट ही नहीं की हुई, वो कोई और हमारे नाम से स्कैम कर रहा है। भाई इजी पैसा जैस कैश के साथ स्कैम हो जाता है तो हमारा प्लेटफॉर्म तो बहुत छोटा है। कहने का मकसद है कि हमारा प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग हमारे नाम पे स्कैम कर रहे हैं तो हमें खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं कि लोग अब इसको इस काबिल समझ रहे हैं कि स्कैम कर रहे हैं। कहने का मकसद है कि आपके प्लेटफॉर्म के जरिए से, मैं तो अपने प्लेटफॉर्म के जरिए से मुतअद्दिद बार लोगों से माजरत कर चुका हूँ, लेकिन अगर आपके प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा बंदा है जिसको हमारा नाम लेके किसी ने स्कैम किया तो मैं माजरत उससे चाहता हूँ। लेकिन ऐसे भी क्लाइंट्स आए जिनको लोगों ने हमारा नाम लेके स्कैम किया, वो हमारे पास आए, उन्होंने हमें रसीद दिखाई, उन्होंने किसी और पेमेंट अकाउंट में की है। मैंने बोला भाई आपने पाकफुट में तो पेमेंट नहीं की। सर वो हमें पता नहीं था, स्कैम हो गया। मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड किया है, 6 महीने की कंसल्टेशन। मुताद्दिद ऐसे क्लाइंट है, हर महीने में ऐसे केसेस आते हैं, उमर भाई आपके नाम लेके स्कैम किया। भाई मैंने तो नहीं किया ना। अब तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम किसी और अकाउंट में पेमेंट कर रहे हो और मुझे ब्लेम कर रहे हो पेज पे आके कि आपने स्कैम कर दिया। तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है? सही है। तो लोग स्कैम भी कर रहे हैं। तो देखिए, जब आप दिल से बात करते हैं, आपका कोई चीज पैशन होती है ना, और आप लोगों की वाकई खिदमत करना चाहते हैं, तो ये जबान की गिरा अल्लाह खोलता है। अब मैंने क्या दुआ पढ़ी थी, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाई ये वो दुआ है जो अल्लाह ने अपने नबी को सिखाई है। फिरौन के पास जाने से पहले नबी को, जिसने अल्लाह से कलाम किया है, कलीमुल्लाह हज़रत मूसा, उनको अल्लाह दुआ सिखा रहा है। तो भाई उस दुआ में कोई तो खासियत होगी ना कि फिरौन के पास जाने से पहले वो बात करनी है। आप तो फिर फिरौन नहीं हो यार, मैंने आपके लिए ये बात पढ़ी है। नहीं, आप तो समझाने के लिए बात कर रहे हो। बस सही है ना। लेकिन कुछ फिरौन हमें सुन भी रहे होते हैं, मतलब अकलों से जिनके ऊपर पर्दे पड़ जाते हैं, जो लोग ढिठाई पे आ जाते हैं, वो उस कैटेगरी में चले। मेरा दूसरा सवाल ये, देखिए हमें मैं खुद भी MMA वगैरह करके मैंने बहुत वेट लूज किया हुआ है। मतलब मेरा 80 था। वेट लूज किया ना, वेट लूज ऑब्जेक्टिव नहीं है, फैट लॉस करना है। फैट लॉस करना, फैट लॉस किया है। यस, नहीं कि अभी आपने वेट लूज ही किया है। या देखिए अभी वेट लूज ही किया है आपने। तो आप उसको खुद ही निकाले बैठ है, या मुझे आइडिया चले। मैं कंसल्टेंट में आपका क्या कहते हैं, स्टूडेंट आ गया आपके पास, ठीक है। मैंने जिम किया, MMA किए, बहुत मतलब मैंने बड़ी एक्सरसाइजेस की हैं, ठीक है, और 3 घंटे और नॉर्मल हुआ था। वेट मेरा चला गया था, हम टोन कंसीडर करते ना, तो वो चली गई थी 32 पे, फिर 28 पर आ गई। ठीक है, अभी वापस 38 पे। वो इसीलिए आ गई क्योंकि देखो आपके, एक तो आपको जो अप्रोच दी, वो आपको गाइड करने वाले ने, देखो जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, जो प्रॉब्लम है, जिधर लोगों को लगता है फैट लॉस करना बड़ा मुश्किल काम है, वो ये है कि लोग उनको बोल देते हैं कि रोटी चावल छोड़ दो। सवाल तो फैट ही तो लूज हुआ होगा, जो इतनी सारी जो तोन नीचे आ गई है। फैट भी लूज होता है लेकिन मसल भी लूज होता है। क्यों? क्योंकि देखें आपकी बॉडी का हार्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी फैट लूज कर रही है, कार्ब्स लूज कर रही है, या मसल लूज कर रही है। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी का, अब एक चीज समझे आप, देखें कार्डियो का भी लोगों को मिसकंसेप्शन है। कार्डियो नोवेयर मींस कि आप जाके साइकिलिंग करें या स्विमिंग करें। कार्डियो इज अ जोन, यानी जहां पे आपकी हार्ट की एक्सरसाइज हो रही है, वो कार्डियो है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदे का मैक्सिमम हार्ट रेट आपको अगर कैलकुलेट करना है तो 220 में से आप उसकी एज माइनस कर दें, उसका रफली हार्ट रेट आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आपकी 30 साल उम्र है, 220 में से आप माइनस करें, 190 आपका हार्ट रेट आ गया। 30 साल के बंदे का मैक्सिमम हार्ट रेट आ गया 190। 190 का मतलब ये हुआ कि अगर इसका दिल 1 मिनट में 190 दफा धड़क जाएगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। अब 190 आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है। जब आपका दिल 190 के 60 to 70% के रेंज में धड़क रहा होगा तो आप कहलाओगे कि आप कार्डियो जोन में हो।
कार्डियो जोन के अंदर आपकी बॉडी वो एक्टिविटी, यानी जब आप 60 to 70% जोन में होगे तो आप ऑक्सीजन ले रहे होगे, आप एरोबिक एक्सरसाइजेस कहलाती हैं वो, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब आपकी बॉडी ऑक्सीजन ले रही होती है, इसकी साइन ये होती है, एरोबिक एक्सरसाइजेस की साइन क्या है, हर वो एक्सरसाइज जिसको करते हुए मैं अगले बंदे से बात करूं तो मेरा सांस ना टूटे। मिसाल के तौर पे मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, स्लो जॉगिंग कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ तहसीन भाई क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो, पॉडकास्ट कैसा रहा, बहुत अच्छा रहा, ठीक है, मेरा सांस नहीं टूट रहा। सो जब मेरे ऐसी एक्सरसाइज जिसको करते हुए मेरा सांस नहीं टूट रहा तो ये कहलाएगी एरोबिक एक्सरसाइज, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो फैट सेल बॉडी यूज करती है जब एरोबिक एक्सरसाइजेस हम कर रहे होते हैं, यानी फैट सेल को मेटाबोलाइज होकर एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। यानी एरोबिक एक्सरसाइजेस जब भी मैं कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी ऑक्सीजन ले रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस जब भी मेरी बॉडी को सही मिल रही होगी तो मेरी बॉडी फैट सेल को यूज करेगी एनर्जी प्रोड्यूस करने में। अब इसी तरीके से एक चीज होती है एनएरोबिक एक्सरसाइजेस, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी हर वो एक्टिविटी एक्सरसाइज जो मैं आपसे कर रहा हूँ और मेरा सांस टूट रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने हैवी वेट लिफ्ट किया, मैंने तेज स्प्रिंट मारी, तो मैं होगा यार तहसीन भाई दादा वो पॉडकास्ट कैसा रहा। तो जो एक्सरसाइज ऐसी होगी जिसमें मेरा आपका सांस टूट रहा है तो बॉडी इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को यूज कर रही है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड है मसल के अंदर। अब आपकी बॉडी को जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो उसको एनर्जी तो प्रोड्यूस करनी है। सो जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो फिर बॉडी आपकी कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज को यूज करेगी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब आपकी जिम के अंदर या कोई भी एक्टिविटी में आप पूरा वक्त ना एनारोबिक में रहते हो ना पूरा वक्त एरोबिक में रहते हो, तो एरोबिक भी होता है एनारोबिक भी चल रहा होता है। तो ऑन एवरेज रिसर्च जो स्टडीज जो कहती है वो ये कहती है 1 घंटे का जो आपने जिम में वर्कआउट किया, अच्छा वर्कआउट, उसमें 40-45% आपकी बॉडी कार्ब्स को यूज करती है क्योंकि आप हाई इंटेंसिटी भी कर रहे होते हो, और 40-45% बॉडी फैट्स को यूज कर रही होती है, और 10 से 15% आपकी बॉडी मसल्स को भी यूज करती है एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। सही है। अब एक इंसान मिसाल के तौर पे जिम गया पहले दिन और उसने अपनी 10 से 15% करके डेली अपना मसल बर्न किया, और उसकी डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट थी, उसकी कार्ब डेफिशिएंट डाइट थी, तो इवेंचुअली 1 महीना जिम करने के बाद उसका मसल लॉस हो जाएगा, उसका मसल बढ़ने के बजाय उसको उल्टा नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लेके गया था 2 किलो मसल, अब उसकी बॉडी में 1.5 किलो बाकी है। क्यों? क्योंकि हर रोज उसने 15%, 10 से 15% मसल बर्न कर दिया, और बर्न करने के बाद उसको रिकवरी ही नहीं दी डाइट से। सो जब तक आपके पास डाइट एंड न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं होगी, आप पूरी जिंदगी जिम जाए अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये हो रहा है हमारी यंग जनरेशन के साथ कि वो पूरा साल जिम जाते हैं, जोर लगाते हैं, उनका मसल बढ़ता नहीं है, वो कहते हैं जिम जाने से कुछ नहीं होता। ओ भाई, तुम जिम में जाके बॉडी को तोड़ रहे हो, तुमने तोड़ दिया, बॉडी ग्रो करेगी किचन में। सो अगर आपके पास तोड़ने, और 99% बंदा जिम जाके बॉडी को तोड़ सही रहा होता है। चेस्ट की एक्सरसाइज शुरू में गलत करेगा, बाद में सही करेगा, बाइसेप शुरू में गलत करेगा, बाद में सही करेगा। एक्सरसाइज वो सही कर रहा है, मसल वो सही तोड़ रहा है, लेकिन मसल को तोड़ने के बाद जो रिकवरी चाहिए वो कौन देगा? अल्लाह के बंदे। तो उसको लगता है कि भाई यहाँ प्रोटीन खाना है, वो पूरा दिन कुछ नहीं खाता, प्रोटीन जाके रात में खा लेता है, प्रोटीन खाता है जरूरत से कम, ठीक है, जितना उसको चाहिए। अब प्रोटीन, एक जिम जाने वाले बंदे को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, एक घरेलू खातून को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, एक कार्डियो करने वाले बंदे को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, ओ भाई ये कंसल्टेंट बताएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई बता देगा। पाकिस्तान में अलिफ बे भी नहीं पता लोगों को। सही है। तो हम भाई खामोशी के साथ अपने प्रोफाइल के अंदर चुपके से काम कर रहे हैं, हम ज्यादा शोशा करते ही नहीं भाई। जब अल्लाह हमें खामोशी के साथ काम करने के ऊपर इतना रिस्क दे रहा है तो भाई सुकून के साथ काम करो, अल्लाह अल्लाह करो, 5 वक्त की नमाज पूरी करो, लोगों की खिदमत करो। खिदमत में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो मुझे ये लगता है कि टोन वाला मसला, अगर कोई 90% हमारे यहाँ देखे ना, जो जिम में मैंने एक परसों एडमिशन देखे, तो अगर उनसे तो भाई टोन का मसला क़यामत तक रहेगा। अल्लाह के नबी की हदीस है कि कुर्बे क़यामत में मोटापा कसरत से होगा, इसका मतलब मोटे लोग क़यामत तक होंगे। हमारा काम इंशाल्लाह हम जिंदा रहे, हम मर के कब्र में होंगे, लेकिन हमारा काम चलता रहेगा, क्योंकि मोटापा क़यामत में कसरत से होगा तो लोग मोटे होंगे। जब तक वो मोटे होंगे तब तक इसका मतलब वो गंद खा रहे हैं, जब तक वो गंद खा रहे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, जब तक वो बीमार पड़ रहे हैं तो उनको जरूरत होगी किसी ना किसी की जो उनको गाइड करेंगे भाई ठीक कैसे होना है। 99% बीमारियों का ताल्लुक आपकी ग़िज़ा के साथ है। अगर आपकी ग़िज़ा ठीक हो जाए, आपको दवाइयों की, सप्लीमेंट्स की, ड्रग्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, दवाइयाँ, सप्लीमेंट, ड्रग जरूरत ही नहीं अगर आपकी ग़िज़ा ठीक हो जाए। और ग़िज़ा ठीक होगी तो आपके फेफड़े सही काम करते रहेंगे, आपके जो है भाई लिवर भी सही काम करेगा, आपका दिल भी सही काम करेगा, आपके सही हर ऑर्गन सही काम करेगा। देखो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया हुआ है भाई। जिंदा रहने के लिए खाना होता है,
एंजॉय करने के लिए खाना जो है ना वो जन्नत में होगा भाई। अगर आपका तसव्वुर ये है कि भाई मैंने दुनिया में सब कुछ कर लेना है, तो भाई इसके पीछे आप एक हदीस सुनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस दुनिया में तुम्हारी जिंदगी की मिसाल ऐसी है जैसे समंदर में उंगली डालो, जितना पानी इस उंगली पे लगा है दुनिया की जिंदगी है। जो सामने समंदर नजर आ रहा है ये आखिरत है। अब बताओ इस कतरे के पीछे मैं अपनी आखिरत बर्बाद कर लूं? ओ भाई दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। अगर आपको ये दुनिया जो आप अपना 24 घंटे गुजार रहे हो, अगर आपको ये जन्नत वाला प्लेजर दे रही है ना, जन्नत वाले मजे दे रही है, इसका मतलब आप अपने ईमान का जायजा लें, आपके अंदर कुफर है, निफाक है भाई। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया वो बात बरहक है, मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। अब आपको ये जन्नत वाला प्लेजर अगर ये दुनिया दे रही है, इसका मतलब आप वो काम कर रहे हो जो अल्लाह की नाफरमानी है। क्योंकि जब तुम अल्लाह की फर्माबरदारी में आ जाओगे ना, तुम्हारे लिए जिंदगी का हर शोबा मुश्किल हो जाएगा। तुम जरूरत से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तुम हर चीज में अल्लाह ने एतदाल रखा हुआ है। खाना खाना है, लिमिट के अंदर खाना है। आपको अपने बस छोड़ दो बात, कम खाना है, कम खाना है, बस खाने तक बात रखें, वरना मामला कहाँ से कहाँ तक चले जाएंगे भाई। हर चीज पे अल्लाह ने लिमिट लगाई हुई है भाई। आप उरियानी, फाशी, इन सारी चीजों से अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकते। आपको अपने आप को बचा के रखना है भाई। तो अब आप निकल के चले जाओ, अब आप यहाँ से किसी मॉल में चले जाओ, आपकी आंखों का ज़िना है भाई, आपकी नजरों की हिफाजत आप करें। आपने भाई सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आपके मोबाइल के ऊपर, आप ना चाहते हुए भी अपनी आंखों का ज़िना कर बैठते हैं भाई। क्योंकि एल्गोरिथम ऐसा सेट है कि आदमी को औरत नजर आएगी, औरत को आदमी नजर आएगा, और नीम फाश नजर आएंगे। आप बोले आप बहुत साफ सुथरे हैं, आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम बंद कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ से घर से बाहर निकले, आपको बिलबोर्ड्स के ऊपर खवातीन नजर आएंगी। अच्छा, अब आप आंख बंद करके गाड़ी चलाएं। यार आप क्यों देखते हैं, आप यार मिसोजिनिस्ट क्यों बन रहे हैं, आप फीमेल को क्यों कह रहे हो भाई मैं आंख बंद करके गाड़ी चलाऊं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। सो भाई आपने खवातीन को जो अल्लाह ने इतनी रिस्पेक्ट दी, औरत का मतलब है छुपा के रखने की चीज, आपने उसको मटीरियलाइज करके आपने उसको बेचने का हथियार बना लिया, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि आप बताओ कि आपने औरत को इस्तेमाल किया, उसको नीम फाश कपड़े पहनाया और आपने अपनी प्रोडक्ट बेच दी। भाई आपने मरना है ना, अल्लाह को आपने जवाब देना है ना। जब आप अल्लाह को जवाब देने के लिए जाओगे तो आप मुझे बताओ, आप इस अर्निंग को हलाल समझते हो, हराम समझते हो? आपने एक औरत को इस्तेमाल करके, उसको फाश करके आपने अपना प्रोडक्ट बेचा है। चलो भाई तुम्हारे नजदीक हलाल है, तुम अल्लाह को जवाब दे सकोगे इस अर्निंग का? भाईजान जब आप अल्लाह के प्रोटोकॉल्स पे आओगे ना, आपको लगेगा मेरे ऊपर तो हर जगह कैद लगी हुई है भाई। आप खवातीन के साथ एक्सपोज ही नहीं कर सकते अपने आप को, एक लिमिट है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक महरम ना महरम को छू ले, उससे बेहतर है कि उसके सर में लोहे की कील ठोक दी जाए। छूने के ऊपर भाईजान, इतना सा छूने के ऊपर एक ना महरम को लोहे की कील ठोक दी जाए। मैं और आप तो भाई एक्सपोजर ही एक्सपोजर के नाम के ऊपर आप क्या कुछ कर चुके। पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है? आप देख लेना, फजर की नमाज में मस्जिद में रश है या कॉन्सर्ट के ऊपर रश है? कॉन्सर्ट पे तो बेइंतहा, ठीक है ना भाई। अल्लाह का पहचान ही नहीं आपने कराई। देखो आपने मुल्क बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के ऊपर, आपने अल्लाह से वो वादा किया, अल्लाह हमें एक आज़ाद वतन चाहिए जहां हम तेरे दीन का निफाज कर सके। आपने वो दीन का निफाज किया नहीं किया। आपने अल्लाह से वादा किया, अल्लाह एक वतन चाहिए जहां हम तेरा दीन नाफिज कर सकें। अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया, आपको 27 रमजान मुबारक को पाकिस्तान दे दिया। आपने वो वादा पूरा किया नहीं किया। अब जब आपने वो वादा पूरा नहीं किया तो उसका खमियाजा आप आज भुगत रहे हैं 75 साल के अंदर। अल्लाह पाक कुरान में कह रहा है कि मैं उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो अपना हालत खुद ना बदले। हमने 75 साल के अंदर क्या किया? अल्लाह का निजाम नाफिज किया। मैंने फौज गोई को फौज कहना छोड़ दिया है भाई। मैं मॉडर्न होने के नाम के ऊपर उसको कहना बुरा समझता हूं भाईजान, है। मैं अपना ये कहता हूं कि मैं अपना प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकता औरत को दिखाए बगैर, सही है। मैं इस पटरी पे चल पड़ा हूं तो अल्लाह की रहमत आएगी, अजाब आएगा भाई। बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह ने उनको फिरौन से निजात दी, समंदर फाड़ा, उनको दूसरी जगह पे लेके चला गया। उसके बाद उन्होंने वादा किया अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे। वहां समंदर पार करने के बाद ही उन्होंने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। 70-80 साल तक भटकते रहे। कितने साल तक अल्लाह कमी पेशी माफ फरमाए भटकते रहे वो, ठीक है। हजरत मूसा उतर के आए, कलाम करने अल्लाह के साथ गए थे। जब नीचे आए अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी मुमासलत, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ फरमाए, तुम्हारी मुमासलत बनी इसराइल के साथ बहुत ज्यादा होगी। जो उनमें बीमारियां थी वो तुम्हारे में भी आएंगी। हमने भी एग्जैक्टली वही किया। हमने अल्लाह से वादा किया, मुल्क हासिल किया, और ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के ऊपर जो मुल्क हासिल किया था हम उसमें कर क्या रहे हैं? शराब हम बेच रहे हैं, हम उसके अंदर औरतों को हम दिखा के काम कर रहे हैं, ड्रामों में, फिल्मों में हमारा क्या चल रहा है। हमने इस्लाम की कौन सी चीज नाफिज की है? तो फिर अल्लाह की रहमत नहीं आएगी, फिटकार आएगी आपके ऊपर भाईजान। ये हमारे अपने अमाल है जो हमारे ऊपर बरस रहे हैं। ये ऐसा ही आपके अंदर हिम्मत है, आप शायद ये चला भी नहीं सको पॉडकास्ट भाई, आप चला भी नहीं सकोगे यार। ओ भाई ये कौन, क्या बात हो रही है भाई? ये बात है हकीकत। देखो मैं आज मर जाऊं, ओ भाई मैंने अल्लाह को जवाब देना है, मैंने किसी और को जवाब नहीं देना, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा बताओ? तो मैं एटलीस्ट इतना दे सकता हूँ, अल्लाह अपनी कैपेसिटी में जितना गुनाहगार बंदा था मैंने कोशिश की, पॉडकास्ट पे बुलाया, तेरा मैसेज देने की कोशिश की। देखिए फिटनेस तो एक बहाना, असल में अल्लाह का मैसेज पहुंचाना।
तो हमें तो मैं आपसे फ्री में पॉडकास्ट क्यों कर रहा हूँ भाईजान? हमारे टाइम की कीमत है। मैं आपके साथ यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरे उस टाइम के ऊपर मैं क्लाइंट्स को डील करता, मुझे पैसे मिलते हैं। मैं आपके साथ फ्री में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि हमें एक मौका मिल गया अल्लाह की बात करने का। और अब मैं दाढ़ी रख के बैठ जाऊं और मैं आपके साथ अल्लाह की बात करूं, आप मुझे कभी भी नहीं बुलाते। आपने बोला यार किसी मॉडर्न फिटनेस कंसल्टेंट को बुलाओ, उसने मैसेज आपको दे दिया बिटवीन द लाइंस। ऐसा नहीं है। सो भाई हम गुनाहगार हैं, मैं गुनाहगार आदमी हूँ। जितनी कोशिश है अपने आप को ट्रैक पे रखने की कोशिश करते हैं, बस बात ये है। बाकी अल्लाह पाक गुनाहों से माफ करने वाला है। लेकिन ये बड़े बड़े गुनाह जिनके अंदर आज हम मुलव्विस हुए हैं, ये कॉन्सर्ट करना कोई जरूरी है? इसके बगैर काम नहीं हो सकता है। खवातीन भाई मेकअप करा रही हैं आदमियों से। टीवी ड्रामों में क्या हो रहा है यार? एक शादीशुदा औरत एक नामहरम के साथ बिस्तर के ऊपर लेटी हुई है और वो ड्रामा चल रहा है। उसका मियाँ खुद नामहरम है, दूसरी औरत के साथ जाके वो लेटा हुआ है, वो ड्रामा चल रहा है। और वो मियाँ बीवी मॉडर्निज्म के नाम के ऊपर उसको बेच रहे हैं और हमारी आवाम तालियां बजा रही है। और वो उनके रोल मॉडल है। जिस कौम के मॉडल प्रैंकस्टर्स, कॉमेडियंस, एंटरटेनर्स, एक्टर्स हो जाए, उस कौम के ऊपर अल्लाह की रहमत होगी, अजाब होगा? मुझे ये बता दो बस भाईजान। ये रोल मॉडल है हमारे लिए। हमारे लिए रोल मॉडल हजरत अली नहीं है, हमारे लिए हजरत उमर नहीं है, हमारे लिए हजरत बिलाल नहीं है, हमारे लिए हजरत अबू बकर नहीं है, हजरत उस्मान नहीं है, हमारे लिए ज़ैद बिन हारिस रोल मॉडल नहीं है, हमारे लिए अम्मार बिन यासिर रोल मॉडल नहीं है, हमारे लिए हजरत सुमैया रोल मॉडल नहीं है, खवातीन के लिए हजरत खदीजा रोल मॉडल नहीं है, हजरत आयशा रोल मॉडल नहीं है, हजरत मरियम रोल मॉडल नहीं है। हमारे लिए फला 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 एक्टर्स रोल मॉडल है, एक्ट्रेसेस। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सक्सेस की डेफिनेशन है पैसा। तो भाई पैसा तो फाशा के पास भी है, पॉप स्टार्स के पास भी है, तुम्हारे वही रोल मॉडल है। फिर करो, फिर तुम उन्हीं के साथ उठाए जाओगे भाई। हम गुनाहगार हैं, लेकिन हमारे लिए रोल मॉडल हजरत उमर है भाई, हमारे लिए हजरत बिलाल रोल मॉडल है, हमारे लिए हजरत अबू बकर रोल मॉडल है, हजरत उस्मान रोल मॉडल, हजरत अली है। हम गुनाहगार हैं, लेकिन एटलीस्ट हम उनको रोल मॉडल समझने की कोशिश तो करते हैं। आपके रोल मॉडल कौन है? ओह कॉमेडियन, ओह क्या प्रैंकस्टर है, क्या यार जोक्स मारता है, क्या ये करता है नेशनल टीवी पे, क्या ये होता है, क्या वो होता है। नहीं भाई, उनको बुरा नहीं कहो, उन तक हिदायत का मैसेज ही नहीं पहुंचा शायद। और वो इतने गुग भी नहीं है कि उन तक अल्लाह का मैसेज नहीं पहुंचा। भाई 75 साल आपकी 30-40 साल एज हो गई, आप ये नहीं कह सकते अल्लाह तेरा मैसेज नहीं पहुंचा था। ये फ्रॉड है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अल्लाह का मैसेज आप तक पहुंचा हुआ है, उसके बावजूद आप फितना फसाद कर रहे हो, ठीक है? और कह रहे हो अल्लाह की रहमत से हमारा ये ड्रामा फिल्म सक्सेसफुल हो गई। ओ भाई, अल्लाह की रहमत से नहीं हुई, अल्लाह की आजमाइश है तुम्हारे ऊपर। शैतान के रहमो करम से तुम्हारी सक्सेसफुल हो गई। अल्लाह का कोई करना धरना नहीं है तुम्हारे गंदे ड्रामों के साथ, तुम्हारी गंदी फिल्मों के साथ। तुम फाश कपड़े पहन के ड्रामे कर रही हो और कह रही हो अल्लाह की रहमत की वजह से हमारा ड्रामा बड़ा सक्सेसफुल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओ भाई, तुम्हारे पे फिटकार पड़ेगी भाई। अल्लाह को इस्तगफार करो, इस्तगफार करने का टाइम है भाई। दज्जाल किसी भी वक्त बाहर आ जाएगा। उसी दौर में, उसी दौरे फितन में हम रह रहे हैं। आपको पता है भाई, किसी भी वक्त आप छोड़ो दज्जाल आता है नहीं आता, इमाम मेहदी का ज़हूर होता है नहीं भाई। क्या मैं और आप तैयार है भाई? मैं और आप तैयार है? मैं आज मेरी आंख बंद तो मेरे लिए आज क़यामत है भाई, मेरे लिए आज रोज़े महशर है भाई। खत्म। आपकी क्या तैयारी है? मेरी क्या तैयारी है? फिटनेस ही बेच रहे हैं, बस ड्रामे कर रहे हैं, फिल्में कर रहे हैं और उछल कूद कर रहे हैं भाई। ये बात कोई नहीं सुनना। फिटनेस की नियत भी तो अच्छी रखी है ना, इसलिए थोड़ी ना कि चलो फिटनेस तो है एक बहाना, जानी असल में अल्लाह का मैसेज पहुंचाना, पहुंचा दिया आपको। फिटनेस इसलिए भी जरूरी है। अब आपके अंदर इतना देखो, अल्लाह ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया, आप में इतना जिगरा होना चाहिए कि आप इस गुफ्तगू को सही तरीके से सही ऑडियंस तक पहुंचाओ। वरना ये अगर आप इसको सही तरीके से मार्केट करके लोगों तक नहीं पहुंचाओगे तो ये गुफ्तगू करना सिर्फ इस कमरे तक रह जाएगा। ठीक है, मकसद ये है कि भाई अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करने वाला है। हमने तो कोशिश करनी है ना, हमने कोशिश करनी है, लेकिन कोशिश सही तरीके से की जाए। नहीं, फिटनेस का मतलब ये नहीं कि हमने इस तरह के फिटनेस का भी मतलब समझ ले। देखिए, फिटनेस ये करना है कि ताकि इबादत में खुशू हुजूर रहे, ताकि आप फिटनेस रहे, सजदा कर सके। देखिए, फिटनेस का मतलब क्या है? फिटनेस का मतलब ये है कि हर वो एक्टिविटी जो आप अपने 24 घंटे में करते हैं, अगर वो एक्टिविटी करने में आपको कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं है तो आप फिट कहलाएंगे अपनी डेफिनेशन में। आपका पेट भी निकला हुआ होगा, आपके सिक्स पैक फिटनेस की डेफिनेशन नहीं है। फिटनेस की डेफिनेशन है कि आप अपनी जो रोजमर्रा की एक्टिविटी कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज को करने में आपको परेशानी ना हो, वो फिटनेस कहलाएगी। सही है, ये है चीज, बात ये है, समझ रहे? तो फिटनेस के ऊपर तो यार 1000 किस्म की चीजें बात की जा सकती हैं, डाइट प्लान के ऊपर बात की जा सकती है, 1000 किस्म की गुफ्तगू की जा सकती है भाई। आपके पास जिगरा होना चाहिए बात चलाने का, बाकी टेंशन नहीं है। खत्म हो गई बात। सर मुझे आप बताएं ना, एक इंसान जिसको ये पता हो कि मेरी जन्नत की टिकट पक्की है, तो कौन बेवकूफ है जो दुनिया में रहना चाहेगा भाई? कौन बेवकूफ है जो दुनिया में रहना चाहेगा? सर आपको, हमारे तो हमारे वालिदैन ने हमें ये चीज बताई भाई, डेली अपने आप से ये कॉन्शियसली पूछो कि आज तुम्हारी आंख बंद हो जाए तो क्या तुम्हारे पास इतना बैकअप है कि तुम्हें जन्नत की गोल्डन टिकट मिल जाए? क्या तुम्हारी जानू की टिकट पक्की है? ये डेली अपने आप से सवाल पूछे। हमारी जो ऑडियंस सुन रही है वो आज सुने। देखें, ये दुनिया एक कैद खाना है, आपके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है।
अल्लाह कह रहा है मक्खी के पर जितनी हैसियत नहीं इस पूरी दुनिया की मेरे सामने। आज आपकी आंख बंद हो जाए, मुझे बताओ आपका हजरत अली का बेहतरीन बात है कि अल्लाह पाक कभी पेशी माफ़ फरमाए कि कब्र के अंदर किसी वो हजरत अली जा रहे थे तो हजरत अली से किसी ने कहा कि देखें ये लोग तो सो रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ये सो नहीं रहे, ये जाग रहे हैं, सो तो हम रहे हैं, हम तो जागेंगे तब जब हमारी आंख बंद होगी। बोलेंगे अरे भाई ये क्या हकीकत थी, अच्छा इससे तो हम नाशना थे। भाई ये आजमाइश की जगह है, ये इम्तिहान है, इम्तिहान के अंदर सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, स्ट्रिक्टनेस होती है। वहां पे अब एक एग्जाम पेपर के दौरान आप उठ के घूमने फिरने थोड़ी निकल जाओगे भाई। एक एग्जाम पेपर के दरमियान मुश्किल हालात है, प्रिपरेशन करनी है भाई। आप यहाँ पे एग्जाम देने के लिए बैठे हुए हो, आपने दुनिया में आने का मकसद क्या है? एक वाहिद मकसद है भाई, वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बनाया। इबादत करके आपको क्या होगा? आपको जन्नत की गोल्डन टिकट मिलेगी। भाई दुनिया में आने का मकसद सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, आपने जन्नत की गोल्डन टिकट पकड़नी है। वो काम करना है जिससे जन्नत की गोल्डन टिकट मिल जाए, उन कामों से अवॉइड करना है जिनसे जन्नत की गोल्डन टिकट रिस्क में। ये कहना आसान है भाई, हम तो तेरे महबूब की उम्मत से अल्लाह पाक बस कलमा पढ़ने से हमें जन्नत मिल जाएगी। भाई कलमा पढ़ने से जन्नत मिल रही हो इंशाल्लाह मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको जो अजाब भुगतना पड़ेगा। आप 1 मिनट के लिए अपने आप को मोमबत्ती के ऊपर अपना हाथ रख सकते हो? नहीं रख सकते भाई। 1 मिनट क्या 30 सेकंड के लिए नहीं रख सकते। आप कह रहे हो कि यार वो भुगत के जन्नत में चले जाएंगे। वो भाई जो जहन्नुम जो है ना वो 1 मिनट के लिए भी मुश्किल जगह है, 1 सेकंड के लिए भी मुश्किल जगह है, और साल के लिए तो है ही मुश्किल। उस दिन को आप इमेजिन तो करें जब सूरज सवा नेज़े के ऊपर होगा। आप सिर्फ इमेजिन करो यार, आपकी आज आंख बंद हो जाए, इस लम्हे आपकी आंख बंद हो जाए, जो हमारी ऑडियंस सुन रही है आंख बंद हो, मेरी आंख बंद हो जाए, क्या मेरे पास वो अमाल हैं जिनको मैं दिखा के अल्लाह पाक जन्नत की गोल्डन टिकट का आसरा हो जाए? है अल्लाह क्या कह रहा है? एक बहुत बड़ी बीमारी जो हमारी कौम के अंदर है, ठीक है ना, अल्लाह पाक हमें सबको तौफीक दे। फजर और इशा की नमाज ये मुनाफिक की निशानी है जो छोड़ता है। फजर और इशा ये मुनाफिक पे भारी नमाजें हैं। आप मुझे बताएं कितने लोग बाजमात फजर और इशा पढ़ रहे हैं? खवातीन कितनी घर में फजर और इशा पढ़ रही हैं? ये अल्लाह के नबी की हदीस ही है ना कि अगर गैर ज़रूरी गैर किसी वजह के तुम घरों के अंदर नमाज पढ़ रहे हो तो मेरा क्या बस चलता है कि मैं तुम्हारे आग लगा देगा ना बस। ठीक है, अल्लाह पाक कभी बेशी माफ़ फरमाए। ये हमारे रहमतुल्लाह अलैहि में हमारे नबी ने उसकी इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई की। भाई नमाज की कितनी इंपॉर्टेंस है। सर कलमा आपने ज़बान से अदा कर लिया, अब कलमा हो गया। सर रोज़ा आप नहीं रख सकते, अगर आपकी हेल्थ कंडीशन है आप ना रखें, मसला नहीं। आपके पास ज़कात एलिजिबिलिटी नहीं है, आप ज़कात ना दें, मसला नहीं। हज के लिए वसाइल नहीं है, मसला नहीं। सर नमाज के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। सर नमाज आपको हर हाल में पढ़नी है, हर हाल में पढ़नी है। इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन करबला के अंदर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई वहाँ तीर चल रहे हैं और यहाँ पे नमाज अदा हो रही है। इंपॉर्टेंस बताई गई। अल्लाह के नबी ने दुनिया से पर्दा फरमाने के पहले 2 बातें की, नमाज मत छोड़ना और कमज़ोरों का, ख़वातीन का, बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है, मैं इनको दो भारी चीज़ें तुम्हारे में, ठीक है जी। अब आप देखें हमने क्या किया, ना नमाज पकड़ी ना कमज़ोरों का ख्याल किया, इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया, फ्रॉड कर दिया। तो फिर यही होगा भाई, यही होगा। और क्या होगा हमारे साथ, आप बताओ ना। लाजवाब हो गए आप? नहीं मैं बता दूं। बताएं आप मौका देंगे तो हमारी। नहीं सर, मौका ही मौका है सर, आपका प्लेटफॉर्म है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि यार बीच में बोले ना तो बड़े खतरनाक कमेंट आते हैं, कहते हैं स्पीकर को बोलने में। मेरी जो पुरानी पॉडकास्ट है उसमें बीच में नीचे लोग अल्लाह माफ करे गालियां देंगे कि यार उमर भाई आप अगले को बोलने ही नहीं देते हो। नहीं यार, नहीं स्पीकर के आगे आप नहीं बोल। पॉडकास्ट पे और इंटरव्यू में फर्क आपको पता है। वैसे पॉडकास्ट में होता है कि आप 2 वे कम्युनिकेशन होती है, इंटरव्यू में होता है कि एक बंदा बोल रहा है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में पॉडकास्ट और इंटरव्यू सेम ही है। क्योंकि बीच में मैं बोलूंगा ना तो मुझे इतनी पुरानी मेरी पॉडकास्ट में स्पीकर को बीच में नहीं रोकते। बस ये एक इंट्रोडक्टरी हमारा काइंड ऑफ पॉडकास्ट हो गया आपके साथ। हमारी ऑडियंस तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप फिटनेस पे बात करना चाहेंगे डिटेल में, आप हेल्थ एंड फिटनेस पे उस पे बात कर लेंगे, आप एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करेंगे उस पे कर लेंगे, आप सेल्स पे बात करना चाहेंगे उस पे कर लेंगे, आप रिलीजन पे बात करना चाहेंगे उस पे कर लेंगे, आप पॉलिटिक्स पे बात करना चाहेंगे उस पे कर लेंगे। आप जिस चीज़ पे बात करना चाहेंगे बात कर लें, हमारे से कोई मसला नहीं है। हमारे पास तो कंटेंट ही कंटेंट है भाई। नहीं हम असर की नमाज से पहले क्लोज कर देंगे। असर में हमारे पास है तकरीबन 30 मिनट्स, 4:30 पौने 5 तक चलती है, 4:30 तक हम क्लोज करते हैं। हमारे पास अभी 15-20। चलो मैं आपको एक बड़ा स्पेशल कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ। देखिए 3 किस्म के हमारे क्लाइंट्स होते हैं। एक क्लाइंट वो होता है जो बोलता है उमर भाई मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मुझे एक्सरसाइज के साथ आप बताएं कि रिजल्ट कैसे अचीव होंगे, मैं डाइट नहीं कर सकता। एक बंदा होता है जो बोलता है मैं डाइट ओरिएंटेड हूँ, मैं भाई डाइट कर सकता हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ठीक है, सो अब जो एक बंदा होता है तीसरा बोलता है मैं डाइट भी कर सकता हूँ, एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ। एक बंदा होता है बोलता है मैं डाइट भी नहीं कर सकता, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता। तो जो डाइट कर सकता है एक्सरसाइज नहीं कर सकता, जो एक्सरसाइज कर सकता है डाइट नहीं कर सकता, हम हर किस्म का उसको प्लान बना के कम्युनिकेट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो यहाँ की ऑडियंस, जो पाकिस्तानी ऑडियंस है, इसको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग नहीं है। ये वेस्ट के अंदर तो पूरा
इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, सारी चीज हो रही है। देखिए, योर माइंड हैज द एबिलिटी, एंड जो चीज आपके माइंड ने परसीव कर ली टू बी ट्रू वही होगा, ठीक है। सो मेरे बहुत लिमिटेड क्लाइंट्स हैं जिनको मैं बगैर एक्सरसाइज, बगैर डाइट के भी रिजल्ट अचीव कराता हूँ माइंड साइंसेस के थ्रू। उसका मैं थोड़ा सा आपको एक जिस्ट दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि उसकी क्या फिलॉसफी है, उसके बिहाइंड क्या रिसर्च है, क्या थ्योरी है, क्या थीम है, सही है। अब मैं आपको एक सिंपल साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, तो इसको आपने बड़ा स्ट्रिक्टली सुनना है, गौर से सुनना है, ठीक है। अब अगर कोई मेडिकल की क्लास के अंदर अगर टीचर ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ा रहा है, आदमी औरतों के अगर फीमेल ऑर्गन्स पढ़ा रहा है, उसके ऊपर आप हंसेंगे, खिलखिलाएंगे नहीं कि यार ये क्या बात हो गई। ये भाई साइंटिफिक बात हो रही है, लॉजिकल बात हो रही है। तो देखिए, अब आप अपने आप को इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि माइंड साइंसेस के थ्रू भी आप बगैर डाइट, बगैर एक्सरसाइज के भी अपने रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मिसाल के तौर पे आपकी क्या एज है सर इस वक्त? मेरी 41 आपकी एज है। आप अपने आप को ले जाएं जिस वक्त आप बिल्कुल नए आप बालिग हुए, बलूगत आपके ऊपर आई, ठीक है। 18 साल 20 साल की उम्र में ले जाएं सर। 18-20 साल की उम्र में आपके जहन में जो आपकी जज्बात चेंजेस होंगे, जो आपके ख्यालात चेंजेस होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके सामने कोई सेक्सुअली ओरिएंटेड कोई इमेज या कोई वीडियो आ गई, ठीक है ना। अब आप सिर्फ उसको, वो आ गई, बात खत्म हो गई। अब आप सिर्फ उस सेक्सुअली ओरिएंटेड इमेज को या वीडियो को अपने जहन में लेकर आए। तो जब आप अपने जहन में लेकर आएंगे, यानी एक थॉट को अपने दिमाग के अंदर लेकर आएंगे, तो वो थॉट क्या करती है? वो थॉट आपके फीलिंग्स क्रिएट करती है। अब जैसे जैसे आपकी उस थॉट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी फीलिंग्स की इंटेंसिटी बढ़ती है, और जैसे जैसे आपकी फीलिंग्स की इंटेंसिटी बढ़ती है, आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। यानी अगर हम इस फिलॉसफी को जहन में रखें, यानी मैं एक थॉट लेकर आया, थॉट ने फीलिंग्स क्रिएट की, फीलिंग्स की बेसिस पे मेरी बॉडी में फिजिकल चेंजेस हुए। इमली का सोच के भी हो सकता है सर, सुने, बिल्कुल पीने की सर ऐसे ही होता है, फिजिकल चेंजेस होते हैं। अब आप किसी खाने के, मैं आपको एग्जांपल वो दे रहा हूँ जो हमारी ऑडियंस से रिलेट करे, हमारे जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स है ना, वो इसको ज्यादा रिलेट करेंगे। मैं बहुत ढके छुपे अल्फाज के अंदर एक मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। यानी आप कोई भी सेक्सुअल थॉट अपने जहन में लेकर आए, उस थॉट ने सर्टेन फीलिंग्स जनरेट की, सर्टेन फीलिंग्स की बेसिस के ऊपर आपकी फिजिकल बॉडी में चेंजेस हुए, हो गया। इसी तरीके से आप एक खाने का तस्वुर लेकर आए, जब आपको भूख लग रही है, आपने खाने का तस्वुर लाया, आपके मुंह में पानी आएगा, आपके मुंह में जायका आएगा, यानी आपकी थॉट से फीलिंग जनरेट हो रही है, फीलिंग्स की बेसिस पे बॉडी फिजिकल चेंजेस कर रही है। सो द फॉर्मूला बिकम्स दैट योर बॉडी डज फिजिकल चेंजेस बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स, एंड दिस इज समथिंग वेरी लॉजिकल जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की, प्रूफ की। यानी अगर मैं इस फिलॉसफी को जहन में रखूं कि बॉडी मेरी फिजिकल चेंजेस कर रही है बेस्ड ऑन माय फीलिंग्स, तो इसका मतलब अगर मैं अपनी फीलिंग्स बगैर जिम जाए इस बात पे क्रिएट कर लूं, जो जिम जाके मुझे फीलिंग्स आनी है, वही फीलिंग मैं बगैर जिम जाए अपने क्रिएट कर लूं, तो मुझे जिम जाने वाले रिजल्ट बगैर जिम के मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही है। मिसाल के तौर पे, अब यही आप एक सेक्सुअल थॉट की जहन अपने जहन में रखें, ठीक है। अब हमारी 5 सेंसेस हैं, आईसाइट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, टच। अब मिसाल के तौर के ऊपर आपने एक सेक्सुअल थॉट आपके जहन में आ रही थी, तो फीलिंग्स आपकी लेट जनरेट होंगी। अब मिसाल के तौर पे आपने सेक्सुअली ओरिएंटेड एक मूवी अपनी आंखों से देख ली, तो अब क्या हुआ? उस थॉट के अंदर आपने अपनी पहली सेंस इंक्लूड की, पहली थॉट इंक्लूड की। जैसे विजुअल्स आपने किए, फीलिंग जल्दी क्रिएट होंगी। अब आपने साउंड भी खोल दिया, अब जब साउंड आपने खोला तो आपकी दूसरी सेंस इन्वॉल्व हो गई, तो थॉट के अंदर दूसरी सेंस आई, तो फीलिंग और जल्दी क्रिएट हुई। अब आपके सामने कोई फिजिकल आ गया, आपने स्मेल भी कर लिया, टेस्ट भी कर लिया, टच भी कर लिया। सो जब आप किसी भी थॉट प्रोसेस के अंदर जितनी ज्यादा फीलिंग्स, जितनी ज्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व करते जाएंगे, उतनी जल्दी फीलिंग्स क्रिएट होंगी। तो जितनी जल्दी फीलिंग्स क्रिएट होंगी, बॉडी फिजिकल चेंजेस करेगी फीलिंग्स की बेसिस पे। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम जहन में रखें, सो अगर मैं जिम जाए बगैर ये अपनी बॉडी को फील कराऊं, और वो मेरे पास टेक्निक हो कि मैं जिम जा रहा हूं, मैं डाइट ना कर रहा हूं, और मैं बॉडी को एहसास दिला दूं कि मैं डाइट कर रहा हूं, तो मेरी बॉडी वही रिजल्ट्स देगी, सही है। सो व्हाट आई बिलीव टू बी ट्रू इज ट्रू फॉर मी। अब आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कहते हैं कि भाई हमने पानी भी पी लिया, हमें लग जाता है, और बहुत सारे कहते हैं हम इतना खाना खाते हैं, इतना खाना खाते हैं, हमें लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड को क्या बिलीव किया हुआ है, क्या थॉट गई हुई है, मैं कितना भी खाऊं मुझे नहीं लगता। तो उनकी थॉट ने उनकी फीलिंग जनरेट की है कि मुझे नहीं लगता, तो उनकी थॉट उनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगी। यानी मेरी थॉट मेरी फीलिंग को जनरेट कर रही थी कि मैं कितना खा रहा हूं मुझे नहीं लग रहा। अब इसी फीलिंग ने मेरी बॉडी के फिजिकल चेंज क्या किया, मेरे मेटाबॉलिज्म की स्पीड को इतना तेज कर दिया कि मैं 10 रोटियां खा रहा हूं, मुझे नहीं लग रही। और एक बंदा, उसका बिलीफ है कि मैं पानी भी पी लूं तो लग जाएगा, मुझे लग जाएगा, तो उसको थॉट क्या गई हुई है, पानी भी पीने से लगता है। फीलिंग क्या जनरेट हो रही है, पानी पीने से लगता है। अब वो पानी भी पिएगा ना, हवा भी खाएगा, साले को लगेगी। तो ये है बात। अब ये चीज आप पाकिस्तानी ऑडियंस में बताओगे तो लोग गालियां देंगे, नीचे मजाक उड़ाएंगे। भाई दुनिया कहां से कहां निकल गई, हम मजाक उड़ा रहे हैं, हम प्रैंकस्टर्स को, कॉमेडियंस को तारीफें कर रहे हैं, तभी आज हम इस मकाम पे हैं भाई। सो मैं इसीलिए इस ऑडियंस के साथ
नहीं काफी अच्छी इस लेवल की बात ही नहीं करता कि कोई भी चीज आपको पानी तो आपको इमेजिनेशन। सही है। अब मैं यही चीज साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुकी है। क्या? 3 एक्सपेरिमेंट्स हुए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पार्टिकल ऑफ लाइट लिया विद विच आवर वर्ल्ड इज मेड ऑफ, ठीक है। पार्टिकल ऑफ लाइट लिया, वैक्यूम कर दिया ट्यूब के अंदर, उन पार्टिकल्स ऑफ लाइट को डाल दिया, और उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ह्यूमन डीएनए को लिया और ह्यूमन डीएनए को उसके अंदर उन्होंने डाल दिया। और जैसे ही उन्होंने ह्यूमन डीएनए का स्टैंड आपने देखा कैसा होता है, जैसे ही उन्होंने ह्यूमन डीएनए को उस पार्टिकल ऑफ लाइट के जार के अंदर डाला तो उन्होंने देखा कि पार्टिकल ऑफ लाइट ने अपने आप को ह्यूमन डीएनए के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि ह्यूमन डीएनए चेंजेस मैटर, यानी डीएनए चेंजेस मैटर मींस विद विच आवर वर्ल्ड यू एंड आई आर मेड ऑफ, यानी मेरा डीएनए मेरे मैटर को चेंज कर रहा है। एक एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उन्होंने उस डीएनए को, जिस इंसान का था, उसको पकड़ाया और उसको बोला कि भाई तुम अपने इस अच्छे इमोशंस क्रिएट करो अपने अंदर, खुशी की बात सोचो, पॉजिटिव बात सोचो। तो उन्होंने देखा कि पॉजिटिव सोच के ऊपर वो डीएनए रिलैक्स हो रहा है, डीएनए की कैफियत तब्दील हो रही है। और नेगेटिव इमोशन सोचने को बोला तो उन्होंने बोला कि देखा कि भाई नेगेटिव इमोशंस के ऊपर डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसकी अलग कंडीशन हो रही है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया, ह्यूमन इमोशंस चेंजेस डीएनए, यानी ह्यूमन इमोशंस डीएनए को चेंज कर रहा है और डीएनए मैटर को चेंज कर रहा है। इसका मतलब ह्यूमन इमोशंस आर चेंजिंग मैटर। अब मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल जो सेक्सुअल थॉट वाली हम एग्जांपल दे रहे थे उसमें हमने क्या डिस्कस किया, मैं एक थॉट लेकर आ रहा हूँ, ह्यूमन इमोशंस ने डीएनए चेंज किया, डीएनए ने मेरा मैटर चेंज किया, फिजिकल स्टेट चेंज की। और भाई एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। ये जाहिल अवाम हमारी समझती ही नहीं है। अब जाहिल उस बंदे को हम नेगेटिव नहीं कह रहे, जाहिल हम ये कह रहे हैं कि जो बंदा पढ़ना ही नहीं चाहता, जो बंदा सुनना ही नहीं चाहता, जो बंदा एक पॉजिटिव बात हो रही है उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको आप जोहला कहोगे और क्या कहोगे आप। सही है। तो फिर आप ऐसे लोगों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कह के साइड पे निकल जाए। नहीं, नेगेटिव थॉट को भी तो मैंने भी इसमें तो इमेजिनेशन में तो बहुत काम किया, इसको आप कन्वर्ट भी कर। यस सर, आपकी ह्यूमन पोटेंशियल कितना है आपको आइडिया नहीं है। वो कर सही है। अब मेरे व्हीलचेयर बाउंड क्लाइंट जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, पोलियो के मरीज, उनके साथ हमने किस तरह से वजन उन्होंने कम कर लिया 30-30 kg 5 महीने में। ओ भाई, उनके साथ मैंने माइंड सेट के ऊपर उनके काम किया, उनकी साइकोलॉजी के ऊपर काम किया। इसकी टूल्स एंड टेक्निक्स होती है, उसके लिए एनवायरनमेंट तब्दील करना पड़ता है। अब तुम बैठे हुए हो नेगेटिव लोगों में पूरा दिन, 24 घंटे तुम्हारे एनवायरनमेंट में नेगेटिव लोग हैं और तुम काम करना चाहते हो पॉजिटिव, कभी भी नहीं होगा। उस माइंडसेट को तब्दील करने के लिए आपको एनवायरनमेंट बदलना पड़ता है, आपको माहौल बदलना पड़ता है, आपको लोग बदलने पड़ते हैं, उसके लिए आपको एक माहौल से जुड़ना पड़ता है। ठीक है। जहालत इतनी बस रही है कि उसके अंदर आपको मौका ही दो। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह जिधर भेज देता है हम चले जाते हैं भाई। अल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म के साथ अल्लाह लोगों को जोड़ता है भाई, हम किसी के पीछे नहीं जाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर एक्सरसाइज, बगैर दवाई, बगैर सप्लीमेंट, बगैर एक्सरसाइज, बगैर डाइट के भी रिजल्ट अचीव होते हैं। ऐसे अचीव होते हैं, साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। अब और क्या प्रूव आपको चाहिए। सही है। तो वो फिर जाहिर है, फिर बहुत सारी चीजें फिर हमारी कंसल्टेशन का पार्ट होती है। फिर हम जब जाहिर है उसके ऊपर हमारी कॉस्ट भी होती है। जाहिर है वो फ्री में तो काम नहीं करता भाई, क्यों मुफ्त में क्यों करें। तुमने अपना वजन खा खा के बढ़ाया है ना, हवा खा खा के तो वजन नहीं बढ़ाया। हजारों लाखों रुपए का जंक फूड खा के अपनी सेहत को बर्बाद करने में तुमने सोचा था कि तुम्हारे पैसे खर्च हो रहे हैं। अब तुम्हारे वो सेहत ठीक करने के लिए जो बंदा तुम्हारे को एजुकेटेड तरीके के साथ गाइड करना चाह रहा है, उसको तुम पैसे बहुत है। हाँ, पैसे बहुत है भाई, तुम मत ज्वाइन करो। तुम खा खा के अस्पताल में जाके 10 लाख रुपए का इलाज करवा लेना, मत दो। तुम उधर दे दो भाई, हमें मत दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे। ठीक है। तो हम किसी के पीछे नहीं भागते भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ बहुत है। देने वाली जात अल्लाह पाक की। क्लाइंट की बात, क्लाइंट की क्या हैसियत, वो किसी को कुछ पैसे दे दे यार। क्लाइंट के दिल में अल्लाह डालता है, अल्लाह पैसे दिलवाता है। रोजी अल्लाह के हाथ में, हमें तो थोड़ा सा ही मिल जाए भाई, शुक्र अल्लाह का भाई, अल्लाह का शुक्र है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वरना अगर शुक्र, ये भी एक हमारे नाशुक्री भी है ना, जो आपने कहा कि हर हाल में शुक्र। भाई यार, भी एक बड़ा प्रॉब्लम जानी क्या क्या बातें छेड़ रहे हो तहसीन भाई। नाशुक्री का बड़ा ना छेड़ मलंगा नू भाई, हम कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। माशरे की बुराइयों के ऊपर बस छोड़ दो, बस शुक्रगुजारी करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। हम तो आई एम समवन हु ट्राई टू सी अ पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर। बट जाहिर है कभी कभार अंदर जो होता है वो बाहर भी हम जिक्र कर देते हैं, क्योंकि यार ये जिक्र हम नहीं करेंगे कौन करेगा। जिक्र करना भी तो जरूरी है ना, माशरे में बताना भी तो जरूरी है कि क्या गड़बड़ चल रही है, क्या बद चल रहा है, या खामोश होकर बैठ जाए। अल्लाह पूछेगा भाई तुम्हें बोलना आता था, अपना चूरन बेचते रहे भाई, कोई पॉजिटिव बात भी कर देते। सो जब अल्लाह ने सलाहियत दी है तो अल्लाह के काम के अंदर उसको इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहे हैं।
अल्लाह पाक गफूर रहीम है, माफ करने वाला है। जहाँ हमारी गलती है अल्लाह पकड़ भी लेता है फौरन। पर कोशिश कर रहे हैं सर, कोशिश नहीं। सबसे पहले आपका आता है स्पिरिचुअल है, फिर उसके बाद आपकी हेल्थ और सारी चीजें। हेल्थ भी जो ड्राइव होके आती है, जो 5 रूल्स पे आता है मेरे हिसाब से, सबसे पहले आपका स्पिरिचुअल ही आता है कि आप किस मजहब से, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, पहले आप उसमें तो डाइव इन कर जाए। फिर उसके बाद आपका जो बॉडी सिस्टम है, आपकी जो हेल्थ है, फिर आपका माइंड सेट चलेगा, फिर वो माइंड सेट चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ना, वो जरूरी। इतनी सारी चीजें मेरे जहन में आ रही है, मेरे ख्याल में आपका टाइम पूरा हो गया होगा पॉडकास्ट का। मेरे पास 10-15 मिनट है। अब एक काम करते हो, आखिरी मैसेज कर लेते हैं, क्योंकि 4:30 तक हम क्लोज करके निकल जाते हैं। बताएं आप। आपके पर्दे एक्सपीरियंस पर्दे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही फिटनेस का था, उसमें थोड़ा दीन भी, तो आप एक बड़ा अच्छा सवाल है मेरा, आपको पसंद भी आएगा। नहीं, आपके सारे सवाल अच्छे सर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम इस्लाम में हैं, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, जैसे आपने स्पिरिचुअल पे लेके इमेजिनेशन पे लेके गए, तो क्या वजह है कि लोग नमाज भी पढ़ रहे होते, फिर भी तोने उनकी आ रही है, उनकी बॉडी आउट हो रही है। हमें सही तरीके से पहचान कराई नहीं गई चीजों की। देखिए, मुझे लगता है कि जो 5 नमाजें पढ़ रहा है, पूरा सवाल समझे ना, 5 नमाजें पढ़ रहे हैं, बहुत सारे मैंने देखा है, लेकिन उनके बॉडी स्ट्रक्चर मैंने फिर भी आउट देखे हैं। वो क्यों है सर? छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, इस बात को यहीं पे रहने देंगे। सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें वही वाली बात है कि खामखा मेरे पे फतवे ना लग जाए। भाई मैं गुनाहगार आदमी हूँ, मुझे छोड़ दे, बख्श दे। ये छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। हमने दीन को उस तरह से समझा ही नहीं ना। दीन का मतलब क्या सर? वे ऑफ लाइफ। अब हमारे यहाँ पता है क्या चीज एक मशहूर है भाई, दीन को ये पर्सनल मैटर है, डिस्कस मत करो। ठीक है भाई, ये पर्सनल मामला है, आप उसके साथ मत डिस्कस करें। दीन दुनिया को अलग अलग रखे भाई। दीन का मतलब ही वे ऑफ लाइफ है। अल्लाह पाक मुझे सूरह असर में क्या हुक्म दे रहा है? वल असर, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसानियत खसारे में, इल्ला लज़ीना आमनू, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए, आमिलु सॉलिहात, जिन्होंने नेक अमाल किए, वतवासौ बिल हक, जिन्होंने हक बात की तलकीन की, फिर सब्र किया। यानी मेरा मुसलमान की हैसियत से फर्ज है आपको हक बात की तलकीन करना भाई, और आपका फर्ज है, मेरा फर्ज है, आपका हक है कि आप मुझसे पॉजिटिव बात सुनो, और फिर मैंने सब्र भी करना है। मेरा काम मैसेज पहुंचाना है। तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के नफे के लिए निकाले गए हो। बुराई, नेक बात का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो। ठीक है, ये हमारा हुक्म है, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, हमारा काम है। अब मैं उससे बात ही नहीं करूं कि भाई तुम नमाज पढ़ लो, क्यों नहीं करूं? मेरा भाई है, वो जहन्नुम में जा रहा है, मैं उसको, अल्लाह के नबी ने फरमाया कमी पेशी माफ फरमाए, जो मैं जानता हूं मैं तुम्हें इस तरह से पकड़ के जहन्नुम से निकाल रहा हूं, तुम तेजी से जहन्नुम की तरफ जा रहे हो। जो मैं जानता हूं तुम जानते होते तो तुम हंसते कम रोते ज्यादा। ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। तो बात यह है कि भाई हमें रियलिटी चेक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें डेलिबरेटली हमें उस फितने से घेर लिया गया है। डेलिबरेटली हमें वो चीज प्रमोट की जा रही है जिससे हम डेविएटेड रहे। ये दज्जाली दौर का सबसे बड़ा निशाना तरीकेकार ही यही है कि लोगों को फाहिशी उरियानी में इतना बिजी कर दो। वो पता नहीं किसने बात की कि अगर आपने किसी मुल्क को बर्बाद करना है, उसकी यूथ को बर्बाद कर दें, और यूथ को फाहिशी उरियानी में लगा दें। आप यूथ को आपने सियासत में गलत तरीके से उलझा दिया, फंस गए सारे लोग। अल्लाह रसूल की बात ही नहीं समझना चाह रहे। गुस्सा गालम गलोच इतनी ज्यादा हो गई कि हम लोग बैठ के किसी की बात सुनने के रवादार ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे रोल मॉडल्स कौन है? हमारे रोल मॉडल जब प्रैंकस्टर्स कॉमेडियंस होंगे तो भाई ये कौम का क्या अल्लाह हाफिज होगा ना भाई। रोल मॉडल आपके प्रैंकस्टर्स, सुना है आपने किसी कौम के अंदर प्रैंकस्टर रोल मॉडल हो, कॉमेडियन रोल मॉडल हो, एक्टर्स रोल मॉडल्स हो, एक्ट्रेसेस जो फहाश गोई कर रहे हैं, जो महरम ना महरम का जिनको ख्याल नहीं है, वो रोल मॉडल्स हो भाई। तो अब आप देखो ना, प्रमोशन किस चीज को की जा रही है? प्रमोशन की जा रही है फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। उनको बजट दिया जाएगा, उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी स्पॉन्सर होगा, उनको सब कुछ होगा। दीन की बात करने वाले को कहाँ स्पॉन्सर मिलेगा? उस बात को करने का एक अंदाज होता है भाई, उसको स्पॉन्सर मिलेगा, वो होगा ही नहीं। आप नेगेटिव चीज के लिए आपको दुनिया भर से प्रमोशन होगी, गवर्नमेंट ना करे, पूरी दुनिया मिलके आपकी फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करेगी। उस प्रमोशन से क्या होगा? आपके पास जब पैसा होगा तशहीर करने के लिए, तो गलत चीज आप तशहीर जब करेंगे तो आवाम किसकी तरफ जाएगी? अब आपने ये पॉडकास्ट तो बना लिया, लेकिन सर मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास इस पॉडकास्ट को पहुंचाने तक लोगों का तरीकेकार ही नहीं होगा, पैसे ही नहीं होंगे आपके पास। ठीक है, ऑर्गेनिकली आपको फेसबुक रीच देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक रीच अगर फेसबुक देने लग जाए, इंस्टाग्राम देने लग जाए, तो फिर वो कमाएगा कहां से? और आपकी और मेरी बात में कोई नेगेटिविटी तलका तो है नहीं जो खुद से खुद वायरल हो जाए। हमारी बात तो पॉजिटिव बात हो रही है, पॉजिटिव चीज को शेयर करना चाहता नहीं। तो भाई वो अल्लाह जब जिस वक्त जिस तरह से चाहता होगा वो मैसेज हमारा डिलीवर करा देगा। हमारी कोशिश होती है भाई, मैं तो जितने ही पॉडकास्ट होते हैं, बड़े बड़े चैनल यार पॉडकास्ट करते हैं, टीवी इंटरव्यूज करते हैं, टीवी इंटरव्यू की कोई रीच ही खत्म हो गई। पॉडकास्ट के ऊपर लोग फेक तरीके से अपने आप को दिखा के लाइक्स दिखाए हुए बड़े बड़े पॉडकास्ट जो बने हुए आज, उन्होंने कोई ऑर्गेनिक फॉलोइंग थोड़ी है उनकी, इनऑर्गेनिक फॉलोइंग है।
ठीक है, मैं भाई डंके की चोट पे अपना जो भी काम करता हूँ मैं उसको पब्लिक को स्पॉन्सर करके दिखाता हूँ, मैसेज दिखाता हूँ, तो लोगों को पता चलेगा ना। सर मुझसे पुराने लोग फिटनेस की फील्ड में बैठे थे, लेकिन उन्होंने मीडिया के टूल को सही इस्तेमाल नहीं किया। मैं पैसे खर्च करके ऐड चलाता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ, अपना मैसेज सुनाता हूँ, तब जाके मेरा प्रोफाइल आज नंबर 1 हो गया ना। आपने कंटेंट बना लिया, लेकिन आपको इस कंटेंट को दिखाने का प्लेटफॉर्म ही नहीं है आपके पास बजट ही नहीं है स्पॉन्सर करने का, तो बेकार हो गया है कंटेंट। लोगों को इसीलिए एडवर्टाइजिंग और सेल्स की नॉलेज अगर आपको नहीं है ना सर, आप दुनिया में सर बड़े से बड़ी, अब ये नई गाड़ी आई है आपकी टैंक 500, ठीक है, अब ये गाड़ी बेहतरीन है भाई, मैं कहता हूँ ऑडी है, मर्सिडीज है, टोयोटा, जो भी गाड़ी भाई दुनिया की बेस्ट गाड़ी बनी हुई है, शोरूम में खड़ी हुई है, भाई बेचोगे नहीं, दिखाओगे नहीं, लोग खरीदेंगे कैसे भाई? खरीदेंगे कैसे? दिखाना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि हम ये देते हैं, हमारे पास ये कंटेंट है। आपके मैंने प्रोफाइल को देखा, आपने बहुत अच्छे इंटरव्यूज किए, लेकिन आपके पास दिखाने का बजट ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा? जाया बजट है लेकिन लगाया नहीं है। लगाया नहीं ना, क्यों? क्योंकि आप समझते हो कि वो दिखाने वाला बजट जाया होगा। नहीं, जाया नहीं होगा, जाया नहीं होता, इसीलिए दिखाना पड़ता है। एडवर्टाइजिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप देखो, आपको बातिल को टक्कर देनी है तो आपको रहमानी कुव्वत के साथ भी वही बजट खर्च करना पड़ेगा जो बातिल खर्च कर रहा है, कम से कम, तब जाके आप टक्कर दोगे ना। बातिल तो देखो नेगेटिविटी तो बेहतरीन स्पॉन्सर करके इवेंट्स कर रही है, आपके पास पॉजिटिविटी को दिखाने के लिए स्पॉन्सर बजट नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए भाई मैं किसी से स्पॉन्सर ही नहीं लेता। क्यों? क्योंकि जब आपने स्पॉन्सर ले लिया, आपको उनकी टर्म्स पे चलना पड़ता है। मैं किसी की टर्म्स पे चलता ही नहीं भाई, हम अपना स्पॉन्सर करते हैं, अपने हिसाब से अपना कंटेंट चलाते हैं, ठीक है ना। अल्लाह से मांगो, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओ, अल्लाह से मांगो भाई। जूते का तस्मा भी चाहिए, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से बड़ी जात किसी की नहीं है। तो दुनिया और कायनात आखिरत को, पूरी दुनिया को चलाने वाला है, उससे मांगो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह के सामने, अल्लाह के अलावा किसी से के सामने मत झुको। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, ये है भाई। अल्लाह के अलावा किसी के आगे किसी से कुछ एक्सपेक्ट भी ना करो। नहीं, हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट मैसेज कोई अगर आप देना भाई, मैसेज सिंपल है, अल्लाह के अलावा किसी के आगे मत झुकें, किसी से मत मांगे। छोटी सी छोटी चीज चाहिए, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से डरे, अल्लाह से दोस्ती करें। क्यों? आंख बंद होगी, अल्लाह को जवाब देना है भाई। अम्मा, अब्बा, बहन, भाई, बीवी, बच्चों को जवाब दे नहीं है आप अल्लाह को जवाब दें। अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक होगा तो जवाब दे सकोगे ना भाई। अल्लाह के साथ ताल्लुक ही नहीं है, अल्लाह के साथ पहचान ही नहीं है, अल्लाह के साथ दोस्ती ही नहीं है, तो फिर जब जाओगे गोल्डन टिकट तो नहीं मिलेगी, फिर तो पता नहीं ब्लैक टिकट ही मिलेगी। मैसेज में भी फिटनेस का देना पड़ेगा क्योंकि टाइटल में फिटनेस लिखा हुआ है। सर फिटनेस तो है एक बहाना, असल में अल्लाह का मैसेज पहुंचाना, सिंपल ये है हमारा मैसेज। डन हो गया। फिर इसको पॉडकास्ट का नाम क्या दे? फिर हम बस दे दे अल्लाह के बंदे की गुफ्तगू, बस कर दे। और क्या यार, अब्दुल्ला की गुफ्तगू, खत्म। आप खुद सोचे, आप बैठ के पॉडकास्ट सुने, आप है माशाल्लाह, मैं क्यों बताऊं? आपका प्लेटफॉर्म है, आपका प्लेटफॉर्म है ये, तो इसमें इतना कंटेंट दे दिया है कि आप इसको पूरा साल भी चलाते रहोगे। ये ऐसा कंटेंट नहीं है आपके पास। नहीं, कंटेंट तो बहुत आगे, तो अच्छा पॉडकास्ट भी बड़ी होगी। इसमें क्लिप्स निकालें, इसको रेलेवेंट ऑडियंस तक शेयर करें, ये आपकी एक्सपर्टीज होंगी। देखिए कोई ऐसा मैसेज, क्योंकि फिटनेस को भी हमने कवर किया था, फिटनेस से रिलेटेड चले या कोई जनरल लाइफ। पाकिस्तान की बर्बादी की असल वजह, पाकिस्तान की बर्बादी, बदहाली, बदअमनी की असल वजह, ये टाइटल फिटनेस कंसल्टेंट उमर बिलाल की जबानी, बस ये दे दें आप, ये अल्लाह ने डिजाइन में डाल दिया, ठीक है ना। अब लोग बोलेंगे पाकिस्तान की बदहाली, बदअमनी की वजह फिटनेस कंसल्टेंट कैसे बता रहा है? ये चूरन तो सुनो, तो फिर सुनने आ जाए। और मेरा मंजन भी नहीं होता, पता है क्यों? मैं अपने आप को मंजन नहीं कहता, वजह क्योंकि देखो मंजन इस्तेमाल करोगे थूक दोगे, मेरा तो चूरन है, खाओगे तो पेट तक जाएगा, अंदर तक असर करेगा। सो जब मुझे कोई मंजन कहता है मुझे बुरा लगता है, मैं कहता हूँ चूरन बोलो, चूरन बोला। चूरन इज अ वेरी डिसेंट सोफिस्टिकेटेड वर्ड फॉर मी। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, आई टेक इट एज एन ऑफेंस। अगर कोई बोलता है यार मंजन है, मंजन, मैं बोलता नहीं दादा, हम लोग मंजन नहीं करते, उमर भाई मंजन नहीं करते, क्योंकि तो तुम इस्तेमाल करोगे थूक दोगे। हमारा तो चूरन है, तुम खाओगे तो अंदर तक जाके तुम्हारा हाजमा कराएगा वो, सही है। तो अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाह, हाजमा हो गया तो सारे मसले हल हो जाएंगे। बस पाकिस्तान की बदहाली की असल वजह, बदअमनी की असल वजह, फिटनेस का, पाकिस्तान के पहले फिटनेस कंसल्टेंट की जबानी, ठक 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 ठक। वो इंडियन ड्रामा हमने भी देखे हुए, ऐसे बात नहीं है, ढन 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 ढड़न ढड़न ढड़न, बस वो करके चला देना, खत्म। और ये हुक दे देना शुरू में, यही वाला जो एंड में मैंने दे दिया, इसी को काट के पहले लगाना। बोलेंगे यार ये क्या बात हो रही है, मंजन चूरन, ये क्या चीज हो गई? तहसीन भाई किधर पड़ गए, किन चक्रों में पड़ गए? तो ये फिर खूब गालियां आएंगी आपको नीचे, और फिर आप अपने दर्जात बुलंद करवाएं, क्योंकि जो खामखा आपको गालियां दे रहा है वो आपके दर्जात बुलंद कर रहा है। उसके तो उसकी तो आदत हो गई है। सर कोई बात हमारी बुरी लगी हो तो कमी पेशी माफ फरमाए, अल्लाह पाक हमारी गुनाह को दरगुजर करे, हमारी नेक बातें जो हमने जिस इंटेंशन के साथ की अल्लाह पाक उसको कबूल और मंजूर फरमाए, और हमारी कोई अनइंटेंशनली कोई खता हो गई हो तो भाई हम माजरत चाहते हैं। हम व्यूअर से माफी मांगते हैं, तो
बोलने में, क्योंकि बोलने व्यूअर से मैं तो नहीं माफी मांगता भाई, हमने कोई ऐसी बात की नहीं जिससे माफी, मैंने खामखा अपॉलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है ना सर, आपने कोई गलत बात की, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? पूरी तो करें दीन में, अगर कोई हमारी आपने जो बात वो तो हमने साथ साथ कर ली, देखिए वो उसमें कह रहा हूँ, बाकी ऐसे नहीं। देखिए जाहिर है हम इंसान है, खता के पुतले हैं, हमने एक चीज दीन में अगर कुछ गलती, बात वही है कि हमारा माशरा इतना सेंसिटिव तो नहीं होना चाहिए, वो कॉन्टेक्स्ट को समझे ना। वो अगर उसमें कुछ सही है ना, हदीस में उसमें आगे पीछे हो गया तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो नहीं होगा, बाकी इंशाल्लाह कमी पेशी अल्लाह पाक माफ फरमाने वाला है इंशाल्लाह। किसी इंसान से कोई टेंशन नहीं है, जो अल्लाह से माफी मांगने वाला होगा अल्लाह लोगों का दिल उसकी तरफ वैसे ही माइल करते हैं। लेकिन एक और हम आखिरी में इनसे फीडबैक ले लेते हैं, अगर आपको इस तरह की और बातें फिटनेस की चीज़ों की, इमेजिनेशन की, क्योंकि मैंने देखा आपके पास बहुत ही भी मटेरियल, मैंने अगर एक सवाल भाई, अभी मैंने सिर्फ आपको इंडेक्स पढ़ाया अपनी किताब का, हर टॉपिक के ऊपर हम लंबी कमेंट आते तो हम आपको दोबारा जरूर बुलाते, क्योंकि फिर पॉडकास्ट लंबी हो जाएंगे, बोलेंगे इतनी बड़ी पॉडकास्ट कौन देखेगा। तो अगर आप कमेंट करेंगे, आपकी मर्जी है भाई, हम खादिम आपके यहाँ, आप कमेंट करेंगे और कमेंट आते हैं, कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें और क्या सवाल है, क्योंकि कमेंट ही हमें बताता है कि आगे हमारी कमेंट में तो आएगा यार, किसी प्रैंकस्टर को बुलाए, कोई गंदी गंदी बातें करें, फाशी करें और यानी करें, कोई फाश गोई करें, भाई वो हमसे नहीं होगी भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह भाई।